वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा हमारा जो कोर्स जो है, यानी ये सब्जेक्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा पार्ट? पार्ट 1 या पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए हमारा जो है वो 40 मार्क्स का है, जो कहता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी एंटिटी कैसे बन के तैयार होगी। पार्ट बी हमारा कहता है कि जब वो एंटिटी, जब वो चीज बन करके तैयार हो गई तो अब उसे हम कैसे चलाएंगे, यानी कि उसे कौन कौन से कंप्लायंस फुलफिल करने पड़ेंगे और उनके ऊपर कौन कौन से नियम लगेंगे। पार्ट सी कहता है कि कंपनी जब चलते 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 स्थिति ऐसी हो जाए कि कंपनी को चला पाना अब पॉसिबल नहीं है और कंपनी के बुरे हालात हो जाए तो कंपनी को कैसे सरवाइव कराएंगे। मैंने एग्जांपल दिया था इंसानों की तरह, बीमार पड़ गए पहले दवाई देंगे, फिर ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वहां भी ठीक नहीं हुआ तो हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, उससे भी ठीक नहीं हुआ डॉक्टर कहते हैं कि सॉरी हम नहीं बचा पाएंगे, तो क्या करते हैं, उसे एक संदूक में बंद करके रख देते हैं। नहीं, फिर जो भी धर्म को आप मानते उस धर्म के अकॉर्डिंग उसका अंतिम संस्कार कर देते। बिल्कुल वैसे ही पार्ट सी हमारा है कंपनी के बुरे दिनों की कहानी, कि कंपनी की स्थिति खराब हुई और खराब हुई, हमने ठीक करने की कोशिश की, ठीक हो गया, बड़ी अच्छी बात है, कंपनी फिर से चलने लगी, नहीं ठीक हुआ और क्या सीवियर चीज करेंगे, कोई उम्मीद नहीं ठीक होने की, तो कंपनी को खत्म कर देंगे। तो ये कंपनी के जन्म से लेकर के मरण तक की कहानी है इस सब्जेक्ट में। अभी हम फिलहाल जो हैं वो जन्म ले चुके हैं और हम कहां पहुंच चुके हैं, पार्ट बी में, और हम देख रहे हैं कि कंपनी के ऊपर किस किस तरह के कंप्लायंस एप्लीकेबल होंगे। हमने पढ़ना शुरू किया कंप्लायंस अंडर लेबर लॉ, यानी कि कोई भी कंपनी कोई भी चीज अगर बनाती है तो कहां बनाती है, फैक्ट्री में, चाहे वो पेन बनाए, चाहे वो फैन बनाए, चाहे वो टीवी बनाए, चाहे वो प्रोजेक्टर बनाए, चाहे वो बैग बनाए, चाहे वो चश्मा बनाए, चाहे वो कुछ भी बनाए, कहां बनेगा ये सब, फैक्ट्री में। जब ये चीज फैक्ट्री में बनेगा तो वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, रामदीन, हरिया, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, बड़े सारे लोग। अगर ये लोग काम कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, इसका मतलब यह है कि बहुत लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, चाहे वो जिस भी कैटेगरी में हो। आप सीएस बने हुए हैं, मैं क्यों आपको कहता हूं कि अच्छे से पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो एहसान करने के लिए मत पढ़िए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़िए। ये इसीलिए क्योंकि सीएस बनने के बाद भी कंपटीशन, मजदूरों के बीच में कंपटीशन है, तो आप तो बड़े लोगों के बीच में छोड़ ही दीजिए कंपटीशन के आलम। क्यों? क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा, हर चीज ही सरप्लस है। यहां एक ही चीज है जो सरप्लस है, वो है इंसान। बाकी हर चीज की स्कार्सिटी, खाने की चीज की स्कार्सिटी, पानी की स्कार्सिटी, बिजली की स्कार्सिटी, हर चीज की स्कार्सिटी। सरप्लस अगर कुछ है तो वो क्या है, इंसान। कहते हैं पेट्रोल कम, पानी कम, अनाज कम, बाहर से मंगाएंगे, कभी ओनियन कम तो कभी टमाटर कम, कभी ये महंगा, बस इसीलिए क्योंकि वो स्कार्स है। तो कहा गया इसी स्कार्सिटी के कारण हो क्या रहा है, इसी स्कार्सिटी के कारण हो ये रहा है कि जो लोग काम करने आ रहे हैं शायद उन लोगों के ऊपर कंपनी क्या करे, जाति करे, और कंपनी उनके ऊपर अनरीजनेबल टर्म्स कंडीशन लगे। फैक्ट्री में काम करने के लिए तो बुलाए, लेकिन जब आप काम करने के लिए आए तो वैसे केस में आपके ऊपर जो टर्म्स कंडीशन रखे वो शायद सही ना हो, जिस इन्वायरमेंट में काम करा है वो इन्वायरमेंट सही ना हो, आपको सैलरी सही ना दे, और अगर सैलरी दे भी रहा है तो कह रहा है कि आज इस महीने का सैलरी जो है वो 2 महीने के बाद दूंगा। आपके सैलरी में से अनऑथराइज चीजों को डिडक्ट कर रहा है। आप 2 मिनट लेट आए, पूरे दिन का सैलरी काट लिया। मरता क्या नहीं करता, आप छोड़ के चले जाइए नौकरी, अगले ही दिन नौकरी कहां मिल रही है आपको। ऐसे बड़े सारे स्थिति हैं, आप वहां काम कर रहे, दिन रात काम कर रहे हैं, वहां पे किसी हादसे में जो है वो हाथ कट गया, पैर कट गया, इंसान मर गया, कह रहे उसको कंपनसेशन मिले या ना मिले, कहते हैं ये सब कोई देने वाला नहीं है। रीजन, कहा गया कि जब तक किसी चीज से किसी को फायदा होता है तो बस उसके बारे में वो सोचता है। अगर एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर मतलब जो आपको काम पे रखा हुआ है, उसे सब बस प्रोडक्टिविटी से मतलब है। आप सामान बनाइए, चाहे वो पेन, पेंसिल, कोई भी चीज हो, वो आप बनाइए, वो बना करके जो है आप दीजिए, वो बिकेगा, उससे उसे पैसा आएगा। उसे क्या मतलब है कि रामदीन मरा या बचा, रामदीन का सर फूटा या रामदीन का जो है वो पैर टूटा, टूट गया तो बोलो खुद से ठीक कराएगा। तब बनाना पड़ा लॉ, और लॉ इसीलिए बनाना पड़ा कि अगर वो नहीं प्रोवाइड करेंगे तो पहले लॉ होगा तब ना कॉन्ट्रावेंशन होगा। आपने कानूनी नहीं बनाए हैं तो आप उसे पेनलाइज कैसे करेंगे।
इसीलिए जो है बड़े सारे लेबर लॉ के प्रोविजन क्या करने पड़े, बनाने पड़े, बड़े सारे लॉ हमें क्या करना पड़ा, इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और वही बड़े सारे लेबर लॉज में आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने एक्ट पढ़ने हैं, एक चैप्टर है ये, पार्ट बी का एक चैप्टर है जिसमें कितने एक्ट पढ़ने हैं। इसीलिए बड़े ध्यान से चीजों को समझिएगा। जितना जिस तरह से मैं पॉइंट बना बना करके आपको दे रहा हूं तभी एग्जाम को बर्दाश्त कर पाएंगे, वरना 35 मार्क्स के लिए एक चैप्टर ये है, 35 मार्क्स के लिए 6 चैप्टर है, जिसमें से एक चैप्टर है, तो एक चैप्टर का वेटेज लगभग 6 मार्क्स, और 6 मार्क्स के लिए 16 एक्ट। जस्ट इमेजिन क्या शानदार क्वेश्चन बनाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 6 ही मार्क्स, जो बड़ा चैप्टर है इसमें से हो सकता है वो 20 मार्क्स का पूछ दे, और किसी से 2 का पूछे, किसी चैप्टर से पूछे ही नहीं। जितने सिलेबस है, जो चीजें, बड़े ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने सबसे पहले कौन सा एक्ट शुरू किया था, ये सारे एक्ट हमें इसी चैप्टर में पढ़ने हैं, और हमने इसमें जो है वो पहला हमला किस पे किया था, फैक्ट्री एक्ट पे। और सबसे पहले हमने क्या देखा था फैक्ट्रीज एक्ट में, कि ये एक्ट अप्लीकेबल कहां पे है, यहां पे अप्लीकेबल है, ऑफिस में अप्लीकेबल है, कहा नहीं। ये एक्ट अप्लीकेबल आपका है सिर्फ और सिर्फ जो है वो उन जगहों पे जिस जगह का नाम क्या है, फैक्ट्री। अगर हम किसी जगह को फैक्ट्री के नाम से जानते हैं तो उस जगह ये एक्ट हमारा क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। कहा ठीक है। इसका मतलब हमें फैक्ट्री को डिफाइन करना था कि फैक्ट्री का क्या मतलब है। ऐसे तो हम जानते हैं कि फैक्ट्री का मतलब क्या है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो उसे हम क्या कह देते हैं, फैक्ट्री कह देते हैं। लेकिन कहा कि बस यही मतलब है, कहा कि नहीं, यहां मतलब ये दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा जगह जहां कौन सा एक्टिविटी हो रहा हो। एकदम ध्यान से समझिएगा चीजों को, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है बड़े सारे हमारे पास सीएस हैं। मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूं जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं, ये बहुत हार्ड जो है ट्रुथ है, लेकिन ये सत्य है। बहुत सारे क्वालिफाइड सीएस मार्केट में हैं, और उनमें से कुछ को लाखों रुपए मिल रहे हैं और कुछ को नौकरी नहीं मिल रहे हैं। अंतर बस इतने का ही है कि शायद पढ़ते वक्त उनका ध्यान 1 सेकंड के लिए उस जगह होगा जो क्लास के अलावा की बात होगी। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, मुझे आपके जो है वो भीतर का पता रहेगा कि आप कहां खोए हुए हैं। तो सारे काले ब्लू सब एकदम ध्यान से, हर एक बात ध्यान से सुनिएगा। 1 सेकंड के लिए अगर माइंड आपका कहीं भी और गया किसी भी बात पे, चाहे वो खुशी हो चाहे गम हो, रिजल्ट होना कम है। तो इसीलिए जो है वो एकदम ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सारा बात आपके दिमाग में जाना चाहिए। मैंने पहले वार्न किया, केस लॉ कहां से देगा, नो आइडिया। पता चला सब कुछ पढ़ लिया, बस वो 1 सेकंड दिमाग कहीं छिटका। मैंने तो बोला 6 मार्क्स एवरेज बन रहा है इससे, और 6 मार्क्स में 16 एक्ट के खास पोर्शन में आपका दिमाग कहीं और था, वही एग्जाम में पूछा, और उसके बाद आप लुटाना शुरू किए। तेरी की टीचर ने ये वाला तो बताया ही नहीं था। बताया तो सब था। उस समय आप सोच रहे थे कि बारिश हो रही है, कि क्या हो रहा है बाहर, अभी कब जाएंगे, कब ब्रेक होगा। तो प्लीज, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है। पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि क्या स्ट्रेटजी हमारा रहेगा। जो नहीं आए थे उनको पूरी क्लास मिल जाएगी, वो उन चीजों को देख लेंगे। कि सिर्फ इस समय आप ध्यान से चीजों को सुनिए और जैसे मैं कहता हूं वैसा फॉलो कर लीजिए। तो हमने कहा कि फैक्ट्री के लिए पहला कंडीशन उस जगह क्या हो रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रहा हो, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कहा गया कि पूरे एरिया में हो रहा हो, कहा गया कि नॉट रिक्वायर्ड, कहा गया कि किसी भी पार्ट में अगर हो रहा हो तो चलेगा, कहा ठीक है। कहा कि उस जगह से बाहर, कहा कि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जहां जहां जिस जिस चीज से जुड़ा हुआ है उन सारे जगह को कम एक साथ क्या कीजिए, कंबाइंड कर दीजिए। कहा क्या मतलब, हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का एक हिस्सा यहां हुआ, दूसरा हिस्सा यहां हुआ, तीसरा हिस्सा यहां हुआ। पॉसिबल, 3 अलग अलग प्रोसेस से मिलकर के तब ये चीज क्या हुआ, तैयार हुआ। कहीं प्लास्टिक को पिघलाया गया, कहीं पिघलाए हुए प्लास्टिक को सांचे में डाला गया, कहीं पे सांचे से निकलने के बाद इस पे पेंट किया गया, और फिर अगले प्रोसेस में इसे पैक किया गया। 4 प्रोसेस हो गए। कहा कि भाई जहां जहां ये चीज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होना चाहिए। अगर वहां पे पावर का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां कम से कम कितने, और अगर पावर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, किस चीज के लिए पावर का इस्तेमाल, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए पावर का इस्तेमाल हो रहा हो। मैंने एग्जांपल भी दिया था, लक्कड़ का काम, फर्नीचर वाले का काम। देखिएगा कहीं पे सिर्फ हाथ से सारा काम हो रहा होता है, और कहीं पे उस चीज के लिए मशीन लगा होता है, ढर 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 करके काट रहे होते हैं। आरी बड़ा वाला होता है, ड्रिलर होता है, प्लेन करने वाला होता है, और कहीं पे मैनुअली जो है वो कोई जो है वो ड्रिल करने के लिए ऐसे ऐसे धागे से ड्रिल कर रहा होता है, आरी से काट रहा होता है, हाथ वाले आरी से। कहा अगर वैसा जगह है तो कम से कम कितने होने चाहिए, कहा कितने दिन, कहा पिछले जो है 12 महीनों में से किसी भी दिन जो है वहां काम करने वालों की संख्या कितनी हो, या तो 10 या
20। लेकिन याद रखिए इसमें शामिल किसको नहीं करेंगे? कैजुअल वर्कर को। कैजुअल वर्कर जो मैंने आते ही आपने पूछा और एग्जाम्पल दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 घंटे या 1 दिन के लिए 20 लोगों को अपॉइंट किए। क्यों? सामान आया था, सामान ढो करके भीतर ला रहे थे ताकि रोड पे जाम ना हो जाए। कहा उसको नहीं लेंगे। उसके अलावा अगर पिछले 12 महीनों में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए भी पावर के इस्तेमाल होने पे कितने लोग? 10। और नहीं इस्तेमाल होने पे कितने लोग? तो ऐसे केस में उस जगह को हम क्या कहेंगे? और अगर वो जगह फैक्ट्री है तो वहां कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट के सारे प्रोविजन वहां क्या होंगे? एप्लीकेबल। तब हमने पढ़ना शुरू किया प्रोविजन, और हमने देखा कि फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया किस चीज को ध्यान में रखते हुए? कहा वर्कर के हेल्थ को ध्यान में रखते। मुझे एक चीज बताइए, क्या कोई भी मालिक को इस बात से कोई मतलब रहेगा कि सफाई हुई या नहीं हुई? मैंने आते ही बोला कि हॉस्पिटल जैसा फीलिंग आ रहा है। ये इसीलिए बोला क्योंकि यहां जो सफाई हुई क्या डाल करके हुआ? फिनाइल डाल करके। इस समय बारिश हो रहा है तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि भाई आप जो है वो हार्ड फिनाइल डालेंगे, क्योंकि मक्खी या इस तरह की चीज या मच्छर थोड़े ज्यादा इस समय होते, मतलब खतरा रहता है डेंगू बाकी चीजों का। कहा गया कि ऐसे वाले से इंसान मर जाए तो मच्छर क्या चीज है? ये जो फिनाइल होता है, अगर इसमें जो है वो 2 घंटा मुझे छोड़ दिया जाए तो मैं मर जाऊंगा तो मुझे बताइए मक्खी मच्छर बचेगा? तो बस इसीलिए बोला गया कि इसको सफाई करें। अब अगर ये चीज है, कहा गया कि क्या मतलब है मालिक को इस चीज से? गंदा ही रहेगा तो क्या है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि गंदे में ही आप बैठने को तैयार हैं, आए फी दे दिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? सोच के देखिए। बस ऐसे ही जो है वो आपके फैक्ट्री के ऑक्यूपायर और फैक्ट्री के मालिक हैं। वो कहता है हमारा काम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से होगा, रहने दो गंदा, मरने दो रामदीन को, मरने दो राम खिलावन को, मरने दो हरिया को, बंसी बिरजू सब जाए। तब बोला गया कि नहीं, आप उनके हेल्थ का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे, और वहां पे सफाई होना चाहिए। वेस्ट वगैरह को क्या करेंगे? सही तरीके से डिस्पोज करेंगे। और इन चीजों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसके ऊपर? ऑक्यूपायर के ऊपर, जिसको कंपनी, जिसको हम मालिक कहते हैं, जिसको हम मैनेजर कह देते हैं, कहा उनके ऊपर है। इसका मतलब रतन टाटा, कुमार मंगलम बिरला, आजिम हसन प्रेमजी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी सब सुबह सुबह फिनाइल लेकर के आए और अपने फैक्ट्री की सफाई करते रहे, झाड़ू करते रहे। कहा गया भाई मैंने किया ये सफाई, लेकिन कहा गया इंतजाम मुझे करना पड़ेगा। जो भी पर्सन होंगे वो अपॉइंट होंगे और वो क्या करेंगे? सफाई करेंगे। कहा ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए और जरूरत से ज्यादा वहां जो है वो डस्ट और फ्यूम नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, जहां पे भी प्रोडक्शन होगा वहां डस्ट और फ्यूम होगा या नहीं होगा? लेकिन कहा गया कि रीजनेबल लेवल में रखिए। जहां सीमेंट वगैरह का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, मुझे बताइए क्या वहां डस्ट वगैरह नहीं होगा? जहां पे पत्थर वगैरह काटा जाता है और हमारे घर में लगाया जाता है, वहां पे इतना आपका जो है वो डस्ट उड़ता रहता है। कहा गया उसके लिए प्रॉपर इंतजाम रखेंगे ताकि एक लेवल से ज्यादा ना हो, और अगर हो तो उनको मास्क वगैरह क्या किया जाए? प्रोवाइड किया जाए। ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओवर क्राउडिंग होगा तो आपस में ही टकरा के गिरेंगे, सामान वगैरह लेकर के जा रहे होंगे। तो सही तरीके से जो है वो पीने का पानी होना चाहिए, जो स्पिटेंस वगैरह है, थूकदान वगैरह है, वो सारा कुछ क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। और कहा ये किस चीज से रिलेटेड था? हेल्थ से रिलेटेड। कहा इनके सेफ्टी के लिए ध्यान रखेंगे? कहा बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई मशीन है, जो मशीन जो है वो ऑटो मूविंग है, या जो कटर वगैरह है, उसको क्या करके रखिए? फेंस करके रखिए। रीजन पता चला किसी की कोई गलती नहीं, रामदीन सामान लेकर के जा रहा है, बगल में जो है वो कटर है जो ऊपर नीचे गिरता है और वहां लोहे के जो है वो रॉड डाले जाते हैं, वो खुद ब खुद टुकड़े टुकड़े में बढ़ता चला जाता है। क्योंकि आपको पता होगा हर जगह आजकल मैक्सिमम जगह पे ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। अब जरा सोचिए किसी का पैर फिसला, कटर उसी समय ऊपर गया, आप यहां से जा रहे थे, पैर फिसला तो आपको पता है किधर गिरेंगे? अगर ये पता ही होता तो फिसलते? नहीं पता है, ऐवी चलते चलते पैर मुड़ जाता है, सूखे में भी पैर मुड़ जाता है। अभी तो बारिश हो रहा था, मैं भी ठीक ठाक आया क्योंकि तेजी में आने में मैं भी स्लिप कर रहा था आपके इसी गेट नंबर पे, लेकिन बस ऐसे हुआ तो मैंने खट से पकड़ लिया। पकड़ क्या लिया? गलती से पकड़ा गया बगल वाला हैंडल, तो नहीं चोट लगी, वरना चोट लग सकती थी। तो हमें पता है जब हम गिर रहे हैं तो इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे। वो तो मूवीज में होता है कि हीरो अगर गिरेगा, एक्टर अगर गिरेगा तो एक्ट्रेस पे, एक्ट्रेस अगर गिरेगी तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन पहुंचेगा? रामदीन, हरिया, राम खिलावन नहीं तो कौन पहुंचेगा? एकदम एक्टर पहुंचेगा और एकदम सेफली जो है वो लैंड कराएगा और फिर उसको जो है वो रखेगा। ये मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं। तो हम कहीं गिरेंगे, पता चला वो कटर लगा हुआ है और बंदा जो है वो गिरा, एक ही पीस हुआ अभी है, और सर का तो एक और पीस हुआ। कहा उन चीजों को हम क्या करेंगे? प्रॉपरली फेंस करेंगे और हर जगह सेफ्टी डिवाइस होना चाहिए। अगर कहीं पे
कॉटन या और भी चीज निकल रहे हैं तो आपको प्रॉपर मास्क वगैरह देना पड़ेगा ताकि उनके लंग्स वगैरह खराब ना हो। तो हेल्थ से रिलेटेड इशू हमने पढ़ लिया था। और किससे रिलेटेड, किसका काम है ये, ऑक्यूपायर, जिसको आप मालिक कहते हैं उसी को इस एक्ट में कहा गया ऑक्यूपायर या मैनेजर कहा गया, उनका काम है ये मेंटेन करना। कहा बस इतना ही चीज रामदीन हरिया के लिए, दिन भर खटाते रहिए, उसे जो है वो एक दिन का पैसा दीजिए और उससे जो है वो 14-14 घंटा काम कराइए। कहा बिल्कुल कराया जाता, और शायद कहीं हो भी रहा हो, अगर हो रहा है तो इलीगल हो रहा है, लेकिन कानून इसलिए बनाया गया ताकि ऐसा ना हो। तो चलिए यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया था, बढ़ते हैं यहां से आगे। अब कहा गया कि ये है वर्किंग आवर को लेकर के स्प्रेड ओवर और ओवर टाइम ऑफ एडल्ट। एकदम ध्यान से समझिएगा। कहा गया कि वीकली आवर नॉट मोर देन 48। इसका मतलब आप उसे महीने का पैसा देंगे। महीना किस में बटा हुआ है, वीक्स, दिन में बटा हुआ है। कहा पूरे के पूरे सप्ताह में, एकदम ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पे मजेदार केस लॉ बनता है। पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, कैसा केस लॉ बनता है वो बताऊंगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू वर्किंग आवर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। 3 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए वो होगा सीधा क्वेश्चन। मुझे दिया गया मौका तो मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं सेट करता, मैं जो करूंगा वो आगे बताता हूं। पहले इसको जरा समझा दूं फिर कि कैसा केस लॉ वाला क्वेश्चन दिया जा सकता है, जो कि आजकल आपके एग्जाम में पिछले 3 अटेम्प्ट से वैसे ही क्वेश्चन ज्यादा दिए जा रहे हैं और तकरीबन 40% दिए जा रहे हैं। 40% समझते हैं ना, कि उसके बाद बचे 60%। 100% जब आप बनाते हैं तो पास करते हैं, 40 को छोड़ दिया तो जबरदस्त पास करेंगे, इसीलिए एकदम ध्यान से समझिएगा। कहा पूरे सप्ताह में कितने घंटे, कहा कि 48 आवर्स काम कराएंगे ही, ये लिखा हुआ है, कहेंगे ये मैक्सिमम है। कहा अगर मैं रामदीन से 40 घंटे कराऊं तो दौड़ेगा, 35 घंटे कराऊं तो, कहा बिल्कुल गरीब का भला होगा, कराओ, रामदीन के साथ 2 वक्त गुजारेगा, अभी चुन्नू मुन्नी गुड़िया पिंकी ही है, बबली भी आ जाएगी। कहा कि वैसे ही जो पूरी फौज तैयार है। कहा कि मैक्सिमम टाइम ये है, ये मिनिमम टाइम नहीं है। इससे ज्यादा जो है आप जो है वो क्या करेंगे, इससे ज्यादा जो है वो इससे काम नहीं करवाएंगे। नहीं लिखा रहता तो करवाया जाता या नहीं। अब अगर करवाया जाएगा तो घबराते क्यों हैं, आएंगे ना पेनल्टी में। और देखिएगा क्या शानदार पेनल्टी लगाया है, और यही पेनल्टी है जो सामने वाले को डरा करके रखता है। देखिएगा जब हम पेनल्टी में आएंगे, डेली आवर्स नॉट मोर देन कितना, दोनों को क्लब करना पड़ेगा। एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा नहीं, और पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा नहीं। एक सप्ताह में कितने दिन होते पता है आपको, 7, पक्का। किसी सप्ताह में 8 दिन भी हो सकते हैं। अरे नहीं भाई, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो कहीं तो कॉन्फिडेंट रहिए। फिर मैंने बोला ना, पता चला ऐसे में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, मुझे कोई क्वेश्चन भी आ सकता है ना, कुछ गलत में पढ़ रहा हूं, मुझे कैसे आ सकता है क्वेश्चन। तो 7 दिन तो मतलब 7 दिन चेहरा पे लगे, हमारे स्ट्रैप गायब होने लगे थे कि कहीं सही में कुछ अंतर तो नहीं आता है। दबा दीजिए, गला खत्म कर दीजिए। 7 दिन, तो अब मुझे बताइए 9 into 7, तो 9 का टेबल 7 बार पढ़िए या 7 का 9 बार पढ़िए। हिंदी इंग्लिश जिसमें पढ़ाओ क्या होगा, या तो 9 7 या 63 या 9 7 63, जैसे भी आपने पढ़ा हो, दोनों ही तरीके से। अब मुझे एक चीज बताइए, 63 आवर्स हो गए, यहां पे दिया हुआ है 48 आवर्स। अगर आप एक दिन में क्या लिखा हुआ, मैक्सिमम कितने घंटे, हर सप्ताह में हर दिन आप 9 घंटे काम करवा सकते। इसका मतलब तो ये हुआ आपको ये प्रोविजन ध्यान नहीं है, और आपको सिर्फ ये प्रोविजन ध्यान है। क्या आपको गलत प्रोविजन पता है, नहीं, बिल्कुल सही है। एक दिन में कितना काम ले सकते हैं, यही कहते हैं कि कभी कभी लॉ आपको पूरा पता ना हो तो आप सही भी जान रहे होते हैं, तो आप कॉन्ट्रावेंशन में चले जाते हैं। आपको लॉ पता था, पूरा पता नहीं था, सिर्फ ये पता था कि एक दिन में मैक्सिमम कितने घंटे। फैक्ट्रीज एक्ट कहता है, क्या यह बात गलत है, नहीं, यह बात बिल्कुल गलत नहीं। फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है कि एक दिन में मैक्सिमम कितना काम ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको यह पता नहीं था कि उससे अगला प्रोविजन जो दिया हुआ है, और वो प्रोविजन कहता है एक सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं ले सकते हैं। आप तो इस अकॉर्डिंग कितना तक ले रहे हैं, उससे कॉन्ट्रावेंशन हुआ या नहीं हुआ।
अभी तो इतने पे ही, अभी और आगे तब देखिए केस लॉ बनेगा, आपको लिख देगा कि XYZ फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में रामदीन काम करता है और उससे ऐसे ऐसे काम कराया गया। एज बीइंग अ होनहार कंपनी सेक्रेटरी, होनहार हटा दीजिए मैंने लगा दिया, एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द ऑक्यूपायर अंडर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, की कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं है। कुछ नहीं लिखना है वहां पे, प्रोविजन ही लिखना है और लास्ट में कंक्लूड करना है। जो बताऊंगा सिखाऊंगा कि कैसे लिखेंगे, पहले चैप्टर 1 खत्म होने दीजिए तब सिखा पाऊंगा कि कैसे उसे हम पुट करेंगे। तो चलिए दूसरा चीज क्या कंप्लाई करना है, 48 घंटे से ज्यादा सप्ताह में नहीं होना चाहिए। अब देखिए इंटरवल फॉर द रेस्ट एटलीस्ट हाउ मच, फिर देखिए एटलीस्ट है या हाफ आवर्स है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम कितने घंटे का, कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे हर कितने देर पे, 5 घंटे के काम पे। और एक दिन में काम कितना ले सकते हैं, क्या लगातार ले सकते हैं। देखिए कितना ट्विस्ट आता जाएगा, क्योंकि हर प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। कहा कि एक दिन में हम 9 घंटे काम ले सकते हैं, बशर्ते सप्ताह में यह काम जो है वो 48 घंटे से। इसी से आप समझ जाइए कि उसको छुट्टी देना भी कंपलसरी है, सप्ताह में एक। आएंगे आगे वीकली ऑफ वगैरह पे। लेकिन कहा कि 9 घंटे जो काम लेंगे लगातार ले लें, मर जाएगा रामदीन। आपकी क्लास होती है, आप बोलते हैं कि सर 15 मिनट का आधे घंटे का तो ब्रेक बनता है। क्यों, टीचर खड़ा है, आप पड़े हुए हैं, आप थक गए, आप सुन रहे हैं, आप थक गए, टीचर बक रहा है, टीचर नहीं थका। लेकिन मतलब है कि कोई भी काम, इसका मतलब है करने में आप थकते हैं। आप देखिएगा, आप ब्रेक लेंगे, मेरा कोई ब्रेक नहीं। आप देखते ही होंगे, हर दिन ही देख रहे होंगे। आप जो है वो क्लास खत्म होती है, आप इधर से उस रूम, इधर से उस रूम जाते हैं, या इस रूम में मैं प्रोफेशनल वालों के साथ लग जाता हूं, इधर खत्म मैं उधर घुसा, या ऊपर पहुंचा, या कहीं और भागा। इसका मतलब है कि कह रहे हैं कि आप पढ़ते हैं तो 10-15 मिनट का ब्रेक मांगते हैं। वो तो मजदूरी कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, और फिजिकल वर्क में अगर बीच में ब्रेक नहीं दिया तो मसल्स टूटते हैं और वैसे में बंदा कोलैप्स हो सकता है। वही बंदा आधे घंटे का ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, सर्वाइव कर जाएगा। ये साइंटिफिकली टेस्ट किया हुआ, ये मैंने नहीं बनाया, मैं तुच्छ प्राणी, मैंने कोई एक्ट नहीं बनाया है। बस मेरा काम एक्ट को थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताना है ताकि आप समझ सकें। तो उन्होंने क्या कहा, आधे घंटे का कम से कम क्या दो, वर्ड याद रखिएगा, आधे घंटे नहीं है, मिनिमम आधे घंटे का दीजिए। कितने देर पे, 5 घंटे पे। इसका मतलब है अगर हमने 4 घंटे पे 40 मिनट का ब्रेक दिया तो कॉन्ट्रावेंशन है। मैं बार बार कह रहा हूं, केस लॉ पूछिएगा फंस जाइएगा, हर बात समझ के रखिएगा। 4 घंटे पे 40 मिनट का ब्रेक दिया, क्या कॉन्ट्रावेंशन है, हाँ या ना, साफ साफ बोलिए। क्यों होगा भाई, हाँ क्यों हिलाया ब्लैक, नहीं है, क्योंकि आपको 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम नहीं कराना है। आपने कितने देर काम कराया और 4 घंटे पे ही ब्रेक दे दिया, तो बंदे का जो है भला किया या नहीं किया। और आधे घंटे का कम से कम ब्रेक है, आपने 40 मिनट का दे दिया, एहसान किया या नहीं किया। तो ये बात ध्यान है। अभी देखिए, अभी और शानदार ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है स्प्रेड ओवर नॉट मोर देन हाउ मच, 10.5 घंटे, 10.5 आवर्स। इसका मतलब जरा बताइए, तो स्प्रेड ओवर नॉट मोर देन 10.5 घंटे, क्या मतलब है इसका। सोचने के लिए समय दिया 30 सेकेंड। इस लाइन को सोचिए। सोचते तो ये नहीं कि ये टीचर ने बीच में क्या बोल दिया, अच्छा प्रवचन चल रहा था हमसे क्यों पूछ दिए, बस इतना ही ध्यान, कोई भाईचारा नहीं। क्या कहने का मतलब हुआ, स्प्रेड ओवर नॉट मोर देन 10.5 आवर। अभी तक जो बताया उसी में से ओवर टाइम बोला है मैंने, बस ऊपर के ही जो है वो 2 लाइन सही है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या बोलूं, ऊपर के ही जो दो चीज है, बस इन दोनों पॉइंट से ही रिलेटेड है ये। फिर आप ओवर टाइम क्यों बोले, क्या बोले, फिर से बोलिए। स्प्रेड ओवर नॉट मोर देन दिस आवर। हाँ जी बताइए, ब्लू आप कह रहे थे कुछ। हाँ
क्या आप ये कहना चाह रहे जो मैं कह रहा हूं, या थोड़ा मैं रिफाइन कर रहा हूं कि ब्रेक प्लस वर्क इंटरवल मिलकर के 10.5 से ज्यादा नहीं होंगे? अगर ये कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, और एकदम ध्यान से देखिए, इंग्लिश ही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसीलिए टीचर है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। लेकिन अपना भी दम लगाना है, शरीर छोड़ के नहीं बैठेंगे कि सर आपने तो बोला था गारंटी है, करा दो तो पास जान जाए। तो एकदम ध्यान से थोड़े अलर्ट रहिएगा, थोड़ा शरीर लगाइएगा। स्प्लिट ओवर का मतलब, और देखिए ये रूल क्यों बनाया गया है, कह रहे हैं कि गैप और किसको मिला करके, वर्क को मिला करके कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मुझे इसका कोई लॉजिक समझा दीजिए। डेली वर्क का तो मुझे लॉजिक समझ में आ गया, 9 घंटे, 5 घंटे पे कम से कम आधे घंटे का ब्रेक देंगे, ये भी लॉजिक मुझे समझ में आ गया। लेकिन मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रेक और काम को मिला करके टाइम क्यों रख दिया 10.5 घंटे। छोड़ देते ये टाइम, तभी ना एम्प्लॉयर उसको ज्यादा क्या करता, टाइम दे देता। सोचिए जरा, अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, ब्रेक प्लस काम कितने देर एक दिन में, 10.5। अगर ये नहीं रहता तो शायद 3 ही घंटे पे 1 घंटे का ब्रेक दे देता, नहीं दे देता, हर 3-3 घंटे पे 1 घंटे का ब्रेक दे देता, बंदा मस्त हो जाता। अब सुनिए इसके पीछे का लॉजिक। जो फिजिकल वर्क करते हैं उनको अगर आप रेस्ट देंगे तो उनके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जरा सोचिए, 2 घंटे वो काम किया, ध्यान से देखिएगा, कितने देर, 2 घंटे वर्क किया, और आपने उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट दे दिया रामदीन को। कितने घंटे का? क्या कॉन्ट्रावेंशन है ऊपर के अकॉर्डिंग? अभी आप भूल जाइए कि आपको यह पता है। अरे भाई मैक्सिमम 5 घंटे लगातार काम कराएंगे, हमने कितने देर कराया, कितने देर का रेस्ट देंगे? लॉ के अकॉर्डिंग 5 घंटे पे कम से कम कितना? हमने तो 2 ही घंटे पे 1 घंटे का दे दिया, हमने कॉन्ट्रावेंशन किया नहीं। अब रामदीन फिर से तरोताजा, और आप उससे पहले की तरह ही काम करवा सकते हैं। अब देखिए ऑक्यूपायर का ही सिर्फ फायदा हो रहा है। फिर 2 घंटे का काम, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर 2 घंटे का काम, फिर 1 घंटे का रेस्ट, फिर 2 घंटे का काम, फिर 1 घंटे का रेस्ट, और फिर 1 घंटे काम किया, टाटा गुड बाय, उसकी छुट्टी हो गई। मुझे एक चीज बताइए, वो वहां कितने देर रहा एंगेज? देख लीजिए, 9 घंटे तो काम कर रहा है, काम वाला डब्ल्यू से है, तो 2, 2, 4, 6, 8, 9 घंटे काम। क्या 9 घंटे से ज्यादा काम लिया? क्या 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराया? क्या ब्रेक जो है वो आधे घंटे से कम का दिया? सारा चीज फुलफिल किया, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रावेंशन, क्योंकि 1, 2, 3, 4, तो 9 और 4 कितने देर हमने उन्हें इंगेज किया? रामदुलारी से अब कब मिलेगा? कम से कम 13 घंटे बाद। कहा गया कि आपने उसे ज्यादा ऑक्यूपाई कर लिया। ऐसे में जरा सोचिए, तब तो सारा दिन कोई काम पे, वर्क प्लेस पे ही बिताए, क्योंकि उसे तो फायदा हो रहा है ऑक्यूपायर को। बोलेगा तू जितना रेस्ट कर करके करेगा मेरा उतना अच्छा होगा, लेकिन इतने देर नहीं आप उसे ऑक्यूपाई करेंगे। तो कहा गया कि मैक्सिमम कितने देर ऑक्यूपाई करेंगे, और उस ऑक्यूपाई करने के दौरान 9 घंटे से ज्यादा का क्या नहीं होना चाहिए, और उस 9 घंटे के काम के दौरान 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम, और आधे घंटे से कम का ब्रेक। काम प्लस ब्रेक मिलकर के 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर एक प्रोविजन पता होता तो कॉन्ट्रावेंशन करते या नहीं करते? तो अभी और देखिए, ओवरलैपिंग शिफ्ट्स व्हाट प्रोहिबिटेड। ओवरलैपिंग शिफ्ट्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है वो उसका जो है वो अभी आज का टाइम खत्म नहीं हुआ, और तब तक उसका जो है वो दूसरा शिफ्ट भी शुरू कर देते हैं, ताकि वो जो है वो अगले काम में भी लग जाए। बोला गया बंदे की जान लोगे, एक शिफ्ट उसका क्या हो रहा है, अभी खत्म हो रहा है, तो दूसरे शिफ्ट में जब वो जाएगा तो कम से कम एक उसे क्या मिलना चाहिए, गैप। एक तो 5 घंटे पे गैप मिलना चाहिए, ऊपर से अगर शिफ्ट चेंज हो। ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए कि किसी ने जो है वो काम किया, 5 घंटे के काम के बाद आधे घंटे का आपने क्या दे दिया, रेस्ट दे दिया। उसके बाद उसने जो है वो काम किया 3 घंटे, 8 घंटे, शिफ्ट बदल गया, लेकिन अभी उसका 1 घंटे तो कर सकता है वो। कहा गया आप उसको किसी और शिफ्ट में देने जा रहे हैं, कहा गया कि सेम डे में सेम काम के दौरान शिफ्ट आप ना बदलें, क्योंकि शिफ्ट बदलने पे पहले चीजों को हैंडओवर फिर टेक ओवर दोनों करना पड़ता है, कि हमने क्या खत्म किया है और किनके काम को हम क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। और इस दौरान जो है अननेसेसरी टाइम भी जाता है, माइंड पे भी स्ट्रेस पड़ता है, तो उसको एक ही दिन में आप 2-2 शिफ्ट पे काम पे मत लगाइए। ये चीज क्लियर है?
शिफ्ट इसीलिए बदलने के लिए सेम डे नहीं बोला, क्योंकि शिफ्ट का मतलब होता है कि आप जिस काम में थे उसका रिपोर्ट करके जाएंगे कि आपने क्या किया है। जिसको रिपोर्ट करेंगे वो वहां से जिम्मेदारी लेगा, और आप जब किसी और में जाएंगे तो वो आपको बतलाएगा कि यहां तक हमने किया। कहा गया कि ये एक्स्ट्रा बॉदरेशन है, तो ये सेम डे जो है वो रिपीट। आप देखते होंगे आज तेरा कौन सा शिफ्ट है, तो मेरा ये शिफ्ट है। ये बोल सुनते हैं कि मेरा 2-2 शिफ्ट है, नहीं, 2 शिफ्ट में अगर वो करेंगे तो फिर वो ओवर टाइम होगा, उसके अलग पैसे मिलते हैं। कहा गया अगर वो पेन लेगा तो उसे गेन भी होना चाहिए, लेकिन एक रीजनेबल लेवल पे। अब देखिए, एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम व्हाट, डबल द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। घबराइएगा नहीं, मिनिमम वेजेस रेट में पूरा वेजेस के बारे में बताऊंगा कि कितना मिलेगा, लेकिन जो भी रेट तय है उस एम्प्लॉयमेंट में, अगर रामदीन को 1 घंटे के काम के लिए मान लेते हैं, 1 घंटे के काम के लिए 50 रुपया मिलता था, कितना? अगर वो 1 घंटे ओवर टाइम कर रहा है तो 100 मिलेगा। तो मुझे एक बात बताइए, रामदीन तो चाहेगा कि खूब सारा क्या करें, हम ओवर टाइम करें, लेकिन ओवर टाइम को लेकर के भी रेस्ट्रिक्शन है, वो अभी आपके कोर्स में नहीं है। ओवर टाइम को लेकर के भी रेस्ट्रिक्शन है कि 1 सप्ताह में मैक्सिमम कितना ओवर टाइम कर सकते हैं, 1 वीक में कितना ओवर टाइम कर सकते हैं। आप कहिएगा सर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया, गरीब के क्यों पेट पे लात मारते हैं, करने दीजिए जितना देर करेगा। कहा नहीं, उसे नहीं पता है, वो इतना पढ़ा लिखा है नहीं कि उसे पता है कि बॉडी कितने काम को बर्दाश्त कर सकता है और कैसे बॉडी को मेंटेन करते हैं। वो बॉडी के मेंटेन करने का तो मतलब जानता है, जम के चावल खाना, जम के रोटी खाना, और अगर छोटा सा एक पौवा मिल जाए तो वो ढरका लेना, क्योंकि वो उतना साइंटिफिकली नहीं चल रहा है। आप मुझे बताइए, क्या रामदीन को साइंटिफिकली चलना पता है? मैं अगर जो है वो सुबह उठा तो मेरा उठने और सारे चीज करने का तरीका है कि सुबह में उठा कितने बजे उठूंगा, कितने बजे ये खाना है, कितने बजे बादाम, कितने बजे अखरोट, क्या खा करके निकलना है, फिर जो है वो लंच में कितना खाना है, फिर कब ब्रेक लेना है, फिर कब निकलना है, कब जूस पीना है। क्योंकि बचूंगा तभी ना आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप पढ़िएगा, रिसर्च कीजिएगा कि 1 घंटे पढ़ाने में 10 किलोमीटर चलने इतना जो है वो एफर्ट लगता है, 10 किलोमीटर पैदल चलने में जितना एफर्ट लगता है उतना दम लगता है आप 1 घंटा पढ़ाने में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कहता है। गूगल या बाकी जगहों पे सर्च कीजिएगा, आपको ये निकल करके आएगा। इसका मतलब है कि मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे पता है ना कि बॉडी इतना एग्जॉस्ट हो रहा है। इसका तो ये थोड़ा है कि बॉडी को जो है वो लगाऊं ना, लेकिन उसी अकॉर्डिंग इसको ग्रीसिंग भी तो होना चाहिए। लेकिन रामदीन ये नहीं करेगा, वो तो सोच रहा है ओवर टाइम में जितने पैसे मिल जाए क्या है, उतना अच्छा है। उसके लिए उसके ऊपर कुछ रोक लगा हुआ है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कमैन बिटवीन कितना 6 AM किससे, बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड व्हाट 7 PM। कह रहे इन जनरल जो है 6 बजे सुबह से पहले और 7 बजे के बाद फैक्ट्री में जो है वो काम आप नहीं करवाएंगे। इसके पीछे रीजन ये है कि उस दौरान बहुत ज्यादा हादसा हो सकता है। सुबह के समय में जिस समय रोशनी ठीक ना हो, या बंदा नींद में हो, या रात के समय जहां लाइट वगैरह प्रॉपर ना हो। आप कहिएगा सर इसका मतलब 24 आवर काम नहीं होते हैं। मैं जो आपको एक्ट बता रहा हूं ये बीपीओ के लिए नहीं बता रहा हूं, कॉल सेंटर के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, हम जो प्रोविजन पढ़ रहे हैं ये कहां के लिए है, फैक्ट्री के लिए है। और बीपीओ कॉल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होता है, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो फैक्ट्री के लिए पढ़े। और फिर भी अगर कहीं फैक्ट्री में काम हो रहा है इस टाइम के बाद, अलाउड है, लेकिन उसके लिए आपको जो है वहां के स्टेट गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, और वो सिचुएशन को देखते हुए आपको परमिशन देते हैं। और उस समय आपके ऊपर कुछ कंडीशन भी इंपोज करते हैं कि कितने बजे तक और करवा सकते हो, किस कंडीशन में कराओगे, उस समय क्या सिक्योरिटी रहेगा या क्या लाइटिंग अरेंजमेंट रहेगा, उनको भेजोगे कैसे, ये सारा चीज उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता। तो इन जनरल फैक्ट्री का टाइम 6 बजे से पहले का नहीं और 7 बजे के बाद। मूवी वगैरह में देखते होंगे, रोशनी रहते ही जो है वो टूं जैसा एक गुटर जैसा बजेगा। अगर कभी मूवी वगैरह में देखिएगा, फैक्ट्री वगैरह, लोग अपना सामान रखते हैं और फिर क्या करते हैं, चले जाते हैं। तो हम ऑफिस की बात कर रहे हैं या फैक्ट्री के? अब देखिए सारे प्रोविजन आपके सामने हैं, ये क्लियर है। लेकिन अब देखिए, मैं आपसे अगर कहूं कि आपको अगर समय दे दे कि रामदीन को हर दिन इतने देर काम कराया जाता है, या जो है इतने घंटे काम कराया जाता है, इतना रेस्ट दिया जाता है, क्या फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई हो रहे हैं? आपको क्या करना रहेगा, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि टोटल टाइम कहीं 10.5 घंटे से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। फिर छोटा पोर्शन भी देखिए,
5 घंटे के बाद रेस्ट मिला या नहीं, वहां लिखा हुआ 6 घंटे के बाद रेस्ट मिला, वो भी जो है वो 20 मिनट्स का मिला। या मान लीजिए लिखा हुआ है कि 1 घंटे का मिला, तो देख लीजिए कि 1 घंटे का तो मिला, इसमें कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, लेकिन 5 घंटे के बाद मिलना चाहिए, 5 घंटे से ज्यादा पे नहीं मिलना चाहिए। इसको मिला कितने देर पे, कॉन्ट्रावेंशन हुआ या नहीं। एक दिन में कह रहा है 8 ही घंटे काम करवाते हैं उससे, लेकिन सप्ताह में जो है वो हर दिन 8 घंटे काम कराते हैं। अब जरा 8 7 जा कीजिए, कितना हो गया 56। तो मुझे बताइए यहां वाला प्रोविजन जो है कॉन्ट्रावेन हुआ या नहीं हुआ। इन्हीं सबको आपको देखना रहेगा, किसके लिए, केस लॉ के लिए। अगर केस लॉ पूछा जाए बन जाएगा, हाँ या ना, पक्का। देखिएगा खत्म हो जाता है तब हम लोग करके देखेंगे कि हम उस चीज को टेक्टफुली, कुछ नहीं देखना रहेगा, बस यही 5 घंटे से ज्यादा तो नहीं हुआ, चलो यहां पे ठीक है। आधे घंटे से कम का ब्रेक तो नहीं, चलो ये भी ठीक है। टोटल 9 घंटे से ज्यादा तो नहीं हुआ, चलो आज के काम में ये भी ठीक है। टोटल ब्रेक प्लस ये 10.5 घंटे से ज्यादा तो नहीं हुआ, नहीं ये भी ठीक है। अरे काम कितना करवाया एक दिन में, 9 घंटे, ये भी ठीक है। लेकिन वीक में कितना चला गया, ज्यादा हो गया। क्लियर है ये सारी बातें, डन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, फटाक से कीजिए। दो तरह के क्वेश्चन, एक हो सकता है सीधा सीधा पूछेगा, राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ वर्किंग आवर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, और एक केस लॉ जैसा। हाँ जी लिखिए, बात करते। हाँ अगर 7 बजे से क्या, तो देखिए एक तो पहले काम नहीं करना है, अगर काम करना अलाउ होगा तो उस पर वही सारे कंडीशन एप्लीकेबल होंगे, और आप उसको अब ओवर टाइम रेट से क्या करेंगे, पे करेंगे, ओवर टाइम रेट से पे करेंगे। डन।
डन है? बढ़े आगे। कीजिए डन। मैंने इसीलिए बुक लेने, क्योंकि आप सबके पास जब बुक आ जाएगी तो देखिएगा जो चीज बुक में नहीं रहेगा सिर्फ मैं आपको वो कहूंगा लिखने के लिए। ये आपको अगर आप देखेंगे बुक होगा तो बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट बना हुआ है, ताकि जो है आप समझ सके, चीजों को समझने पे आपका ज्यादा फोकस रहे। क्योंकि जब हमें लिखना पड़ता है तो थोड़ा हमारा कंसंट्रेशन उस तरफ जाता है। हाँ, लेकिन कुछ चीज इंटेंशनली मैं कहता हूं लिखने के लिए, तो उस समय उसे क्या करना रहेगा, लिखना रहेगा। बाकी जो नोट्स में रहेंगे सबके पास जब बुक आ जाएगा तो सीधे वो निकाल करके तब करेंगे। अभी नहीं है कुछ के पास, इसीलिए ऐसे चलना पड़ रहा, मतलब रुकना पड़ रहा है, क्योंकि आपको ये रिवाइज करके भी आना रहेगा। डन है? बढ़े आगे। तो इसीलिए अब आप फटाफट बुक ले लेंगे सब। ये कौन सा मेजर्स है? हम पढ़ क्या रहे हैं पहले, ये हमें पता है। हम पढ़ रहे हैं लेबर लॉ के वेरियस प्रोविजंस जो कंपनी को कंप्लाई करना है, क्योंकि कंपनी के पास फैक्ट्री होता है। उसमें से हमने पढ़ना शुरू किया लेबर लॉ के कौन से वाले एक्ट और फैक्ट्री एक्ट के अलग अलग प्रोविजन पढ़ रहे, जिसमें से कौन कौन सा प्रोविजन फैक्ट्री एक्ट का पढ़ लिया। पहला हेल्थ को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, वर्किंग आवर को लेकर के। अब किस पे हमला कर रहे हैं? वेलफेयर मेजर्स। किसका वेलफेयर? वहां पे काम करने वाले लेबर के वेलफेयर को लेकर के। वॉशिंग फैसिलिटीज, कहा गया क्या फर्क पड़ता है कि रामदीन जो है वो किस तरह के वॉशरूम में जा रहा है, कहां जा रहा है या नहीं है, ही विल मैनेज बाय हिमसेल्फ। कहा गया कि नहीं, अगर ये है तो ये सही नहीं है, इसका इंतजाम होना चाहिए। अब देखिएगा ना, जब पेनल्टी आप देखिएगा, एक लॉ जब आपका हो जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट का, तो अगले में बहुत कम टाइम लगेगा। रीजन ये कि आप समझ जाएगा कि अगर कॉन्ट्रावेंशन होगा तो क्या होगा, पेनल्टी, और उसी पेनल्टी के दर से ऑक्यूपायर क्या करेंगे। और पेनल्टी में सबसे अच्छी बात हमने की है, इंप्रीजमेंट वगैरह का भी प्रोविजन दिया है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये पैसे से ज्यादा किस चीज से डरते हैं, इंप्रीजमेंट से। मतलब थोड़ा डर लगता है इन्हें कि कहीं जेल हो गया तो बड़ी दिक्कत आएगी। अगर आपको ध्यान हो, अनिल अंबानी को बोला गया था शायद 1237 कुछ ऐसे ही फिगर था, मतलब 1000 करोड़ के आसपास पे करना था, और उसके लिए 30 दिन का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में, नहीं तो फिर उनको जेल हो जाती, और जेल होती उनको 30 दिन की। 30 दिन का हमें और आपको अगर बोला जाए, मैं तो खैर बहुत छोटा आदमी, अगर आपको बोला जाए कि 30 दिन के लिए कहीं पे चले जाओ और 1000 करोड़ मिलेंगे, तो कोई किसी कंडीशन में रखो चले जाएंगे। मार तो नहीं रहा है, थोड़े खाना ही क्या रहेगा, खराब वगैरह रहेगा। सबसे कमाल की बात, मैं तो बस इसी फीचर से जाता अगर स्टूडेंट रहता कि पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, और पढ़ना ना पड़े इसके लिए तो हम तो मम्मा के गेहूं जो सुखाती थी वो भी दिन भर धूप में देखते रहते थे कि कम से कम इस बहाने पढ़ना ना पड़े। उन्होंने, मतलब उनके भाई वगैरह सबने मदद की और उन्होंने पैसे जमा कर दिए ताकि जो है वो 30 दिन की क्या ना हो, जेल ना हो। तो कहते हैं इन्हें इस चीज से बड़ा डर लगता है। पोसंपा भाई, पोसंपा, जबकि वहां पे फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन। तो यहां पे कह रहे हैं कि फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथेस। जरा सोचिए, अगर रामदीन वहां काम कर रहा है, वहां रह रहा है लगातार, तो क्या इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं। आप सोचिए हमारे और आपके लिए कितना इनकन्वीनियंट है कि अगर हम अपने घर में या कहीं पे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, और अगर हमारे पास ये फैसिलिटी ना हो, 2 दिन बारिश लगातार होता रहता है तो घर हमारा जो है वो कबूतर खाना बन जाता है। चाहे कितना भी आलीशान घर आपका क्यों ना हो, घर में हर जगह कपड़े लटक रहे होते हैं, कपड़े लटक रहे होते वो अलग, प्लस उसका जो शानदार एक स्मेल होता है वो अलग, और प्लस अगर वैसे में सूख गया जिस दिन पहनने लगे तब जो स्मेल मारेगा वो अलग, जबकि बहुत अच्छे से वो साफ है फिर भी एक पानी का खास स्मेल। अब उसके लिए आप खास तरह के सर्फ में कुछ और डालिए, फिर ये डालिए, फिर वो डालिए, और फिर उसके बाद ये हाल। जरा रामदीन का भी सोचिए, वो इतना जो वो क्या एक फ्रेग्रेंस के लिए आता है वो डालते हैं नहीं, कपड़े साफ करने के बाद कंफर्ट या कुछ ऐसा ही होता है ना, या कुछ ऐसे 1 चम्मच डाल देते हैं, उससे ये होता है कि वो सर्फ वाला जो होता है ना, डिटर्जेंट वाला स्मेल खत्म हो जाता है। जो भी हो, जो भी हो, जरा सोचिए, वो भी तो इंसान है रामदीन भी, उसके बारे में भी तो सोचिए। तो कहा देंगे, क्या करने का फैसिलिटी देंगे, क्लोथ्स वगैरह को रखने का भी और क्या करने का,
सुखाने वगैरह का भी इंतजाम रहेगा अगर वहां वो काम करे, क्योंकि वो लगातार उसे वहां रहना पड़ता है। देखिए ना फैक्ट्री में वहीं पे वो रह जाते हैं। फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, बैठने का इंतजाम हो या ना हो, बंदा दिन भर काम करता रहे खड़ा रहे, कहा नहीं, बैठने का इंतजाम हो। और कहा गया कि कम, ये आप ध्यान रखिएगा, यहां आपको रटना पड़ेगा, यहां मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, ये सब फिगर याद रखना पड़ेगा। और हमें बड़ा मजा आता है ऐसे जगह क्वेश्चन देने में, क्योंकि यहां पे डिजिट है। हर 150 वर्कर पे एक क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए। कितने पे? आपके यहां 200 लोग काम करते हैं और आपने 2 जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ? 200 लोग हैं, एक रखा तो कंप्लाई हुआ। 200 लोग काम करते हैं, 3 रखा, अच्छा है या नहीं है? बहुत अच्छा। कहा क्या फर्स्ट एड बॉक्स कम से कम 150 लोग, और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है ये डिफाइन किया हुआ है, आपको नहीं पढ़ना है वो। तब जब आप लेबर लॉ में जो है वो डिप्लोमा करेंगे तब आपको वो देखना रहेगा। हम लोग हालांकि देखते हैं, क्योंकि जब हम लोग लेबर लॉ के ऑडिट के लिए जाते हैं तो ये भी देखना पड़ता है कि फर्स्ट एड बॉक्स में सिर्फ कॉटन और सरा हुआ बैंडेज और एक्सपायर्ड डिटॉल या सेवलॉन है, या सही में चीजें हैं जो होनी चाहिए और हाइजेनिक तरीके से। सबसे पहले तो फर्स्ट एड बॉक्स ही अनहाइजेनिक लगेगा। क्यों? क्योंकि उसी में जो है लगेगा सैवलॉन वगैरह चू करके गिरा हुआ है, उस कॉटन पे ही जो है वो गिरा हुआ है, कॉटन छूने में आपको लस-लस कर रहा होगा, या जो बैंडेज होता है वो बैंडेज इतना पुराना होगा कि उसे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। बैंडेज क्या करते हैं नॉर्मली, ऐसे उखाड़ते हैं, फिर ऐसे हैंडीप्लास्ट लगाते हैं ना, कुछ नहीं करना, ऐसे कर दीजिए हट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले इतना खराब हो चुका है, सरा हुआ है कि वो आप बोलिएगा सर ये सब करके देखते हैं। मैं गलती से जब भी ऑडिट करता हूं तो मेरे क्लाइंट भी अलग तरह के होते हैं। मैं अपने ऑडिट में कहीं घूमने नहीं जाता, क्योंकि ऑडिट में मेरे साथ फैमिली नहीं होता है। मैं अगर ऑडिट पे गया तो उसका अच्छा ऑडिट होता है, तो इसके लिए गलती से कुछ अवार्ड वगैरह मिल जाते हैं एप्रिसिएशन के, क्योंकि आप ऑडिट अच्छा करते हैं, इन चीजों को लेकर के किसी के काम आते हैं। आप सोचिए ना, राम दिन हर या राम खिलावन, आपके ऊपर है, आपने ऑडिट किया है तो ऑडिट में साइन अगर आपने कर दिया, इसका मतलब आपने क्या लिख दिया, सब कुछ सही है। अब वो कितना भी आवाज उठाएगा, मामला कहां लेकर के जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगी? नए ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। अब वो नया ऑडिटर कम वक्त फिर जो है वो मिला हुआ रह गया, क्योंकि मैंने उसे बोला देख भाई मैंने ऑडिट किया था, कुछ उल्टा पुल्टा मत करियो। ठीक है भाई देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए क्या हुआ लॉ बनाने का? इसलिए उन्होंने इतने सारे चीज लगाए हैं, और हम लोग गड़बड़ ना करें इसके लिए हमारे ऊपर भी नियम है। अगर हम कहीं भी अनइथिकल चीज भी करते हैं तो इंस्टीट्यूट हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। जो सीएस के लिए आप लगातार दिन रात पढ़ रहे हैं, कभी हमने भी तो ऐसे पढ़ा होगा, या हमने बस बोला होगा ओम नमः शिवाय, सावन का महीना है और वो टपक गया होगा हमारा सर्टिफिकेट। लंदन वाले डिग्री भी ऐसे ही आ गए होंगे, एमबीए फाइनेंस भी ऐसे ही आ गया होगा, पीएचडी ऐसे ही, एक्चुरियल साइंस ऐसे ही, सब ऐसे ही आ गया होगा, या किया होगा मेहनत, और वो जो है वो 1 सेकेंड में उड़ जाता है। अगर जो है वो कहीं भी आपने अनइथिकल किया है तो कहा गया कि आप उसको सही से ऑडिट करें और बताएं कि फर्स्ट एड बॉक्स उतने लोगों पे है या नहीं। क्योंकि देखिए यही छोटे छोटे चीज के कारण कल को हादसा हो जाता है, कि अगर ये चीज रहता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन उस चीज को फुलफिल नहीं किया गया। बाद में रोना धोना करते रहते। अभी उन्नाव केस का ही देख लीजिए, एक दिन में 25 लाख रुपए उनके घर के लोगों को मिल गया, लेकिन ये कब मिला? आज उनके परिवार में उनके फादर नहीं है, उनके ब्रदर जो है वो जेल में है, चाचा मौसी, 8 से 10 लोग उनके घर के मर चुके हैं। अब उनको एक दिन में 25 लाख मिल गया। क्या इनको पहले दिन ये नहीं मिलना चाहिए था? आज सुप्रीम कोर्ट हर दिन ट्रायल ले कर रही है और बोल रही है कि हम फैसला सुनाएंगे। सीबीआई को बोली कि 14 दिन में रिपोर्ट आना चाहिए। क्यों? ये चीज अगर एक साल से चल रहा है ये मामला, अगर ये 1 साल पहले जिस समय हुआ था उस समय हुआ था तो उसके घर के आज 10 लोग जिंदा होते, और शायद वो लड़की भी बचेगी नहीं, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ वेंटिलेशन पे, शायद आज एयरलिफ्ट का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट एयरलिफ्ट करके, मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह से शायद दिल्ली लाने की सोच रही है कि शायद यहां बचाया जा सके। वो एडवोकेट जो केस लड़ रहा था वो भी नहीं बचेगा, वो भी बैडली इंजर्ड है। तो मैं बस यही आपको कह रहा हूं कि नियम इसलिए बनाए जाते ताकि उसको क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। तो यही अगर फर्स्ट एड बॉक्स, किसी को चोट लगा, फर्स्ट एड बॉक्स रहेगा, कम से कम एंटीसेप्टिक तो नहीं होगा, उसमें इतने सामान होते हैं कि अगर लग गया उतने मात्रा में चीजों को डाल दे। यही तो है फर्स्ट एड बॉक्स का मतलब, कि एक साइंटिफिकली देखा गया कि 150 लोगों में इसीलिए एक चाहिए, क्योंकि इतने देर में 1 लोगों को चोट लगेगी। ये सब ने जो है वो कहिए रिसर्च करके ये चीज बनाया है। कैंटीन, वेयर मोर देन हाउ मच? अगर 250 से ज्यादा वर्कर है तो वहां क्या होना चाहिए?
अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पे है फॉर एवरी 150, मोर देन 150 नहीं है। अगर 150 की संख्या होगी, बार बार मैं जहां ध्यान देने कह रहा हूं प्लीज ध्यान दीजिएगा, और जितना मैं बताना चाह रहा हूं काइंडली उतना समझिएगा, जितना आप समझना चाह रहे उतना नहीं, उतने पे रह जाइएगा, 40% क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर 150 के केस में कहा गया अगर 150 हो जाए तो एक क्या चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि 250 नहीं, 250 पे कैंटीन नहीं है तो कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। जिस दिन एक और वर्कर को एम्प्लॉय किया और कैंटीन नहीं हुआ तो क्या हो गया। अब बताइए यहां ध्यान रखने वाली बात है या नहीं। अगर आप अभी नहीं समझेंगे कि यहां ध्यान रखना है तो पढ़ते वक्त ऐसे ध्यान कहां जाएगा। हाँ 150 250 मतलब 150 पे डांस करो 250 पे डांस करो, क्या 150 250, तो यहां 150 होने पे और यहां 250 से ज्यादा होने पे करना है। क्या अगर मान लीजिए आपने 200 लोगों पे ही कैंटीन रख दिया तो कोई कॉन्ट्रावेंशन है। आप कहेगा कैंटीन में सर क्या मुफ्त में खाना मिलेगा, ये नहीं लिखा हुआ है, कहा हुआ कैंटीन होना चाहिए जहां पे रीजनेबल रेट पे खाना मिलना चाहिए, और ये नहीं कि वो कैंटीन हो तो वहां पे KFC का जो है वो बर्गर और उसका जो है ये नहीं। जो किसके लिए सुटेबल है, रामदीन, हरिया, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, उन सब के लिए जो है जो वो एफर्ट कर सकते हैं उनके लायक खाना होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गरीब है, ये मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, बल्कि हम तो उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम उसकी स्थिति को समझेंगे नहीं तो वैसा खाना कैसे प्रोवाइड करेंगे। क्यों खाने वाले एक टाइम में 1000 रुपए का खाना नहीं खाते हैं। 1000 रुपए का खाना तो छोड़िए, एक शरबत जो है वो 1000-1200 रुपए का पीते। मैं गरीब आदमी, मैं तो बाहर का कुछ भी नहीं खाता, मेरा डब्बा अपना रहता है। हाँ कभी कभी क्लाइंट के साथ जब जाता हूं तो वो शायद मुझे ज्यादा हाई फाई समझते हैं, जबकि मैं बोलता हूं मैं गरीब हूं, वो समझते हैं मैं हाई फाई हूं। मैं बोलता मैं चाय कॉफी नहीं पीता, सही में नहीं पीता हूं, क्लास 3 के बाद कभी पिया नहीं। वो समझते हैं कि कुछ ज्यादा ही हाई प्रोफाइल है, इसीलिए ये इस लेवल का चाय कॉफी जो है नहीं पीते हैं। शायद ये 7 स्टार पीते होंगे, अगर 5 स्टार में किसी के साथ हूं तो वो समझता है 7 स्टार से नीचे का शायद ये चाय कॉफी। मैं कैसे चीख चीख के बताऊं कि नहीं मैं नहीं पीता कभी भी। वो बोलते हैं सर कुछ भी जूस वगैरह तो नहीं, मैं बाहर का जूस भी नहीं। तो बाहर का जूस तो इसीलिए कि कभी नहीं पिया अनहाइजीनिक, घर का रहा तो बस फ्रूट्स ही खा लिया, जूस की क्या जरूरत है। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, तो सर वो तो नहीं भाई वो भी नहीं। तो अब जो है कभी कभी वो भी फंस जाते हैं कि करें तो क्या, तो सर कुछ तो लो, तो चलो भाई शरबत जैसा चीज। तो शरबत का जब लिस्ट आता है बड़े बड़े जगह पे तो सही में बताओ मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे सेक्शन एक्ट बड़े समझ में आते हैं, लेकिन वो मोजिटो, मुआतो, तो मारो तो पीटो तो ये सब नाम रहता है उसमें जो है वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है, पहले ही मुझे देख करके लगता है पक्का लीकर होगा, मतलब अल्कोहलिक होगा। तो मैं उनसे बोलता क्या सर ये सब मैं नहीं पीता, ये सब ड्रिंक वगैरह है। सर क्या आप भी मजाक कर रहे हैं। वो समझ रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक में बोल रहा हूं, और मैं सही में बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता है कि ये सही में सॉफ्ट ड्रिंक के नाम है, मैंने कभी ये पिया नहीं है। और लगे क्यों नहीं, 1300 1700 मोइटो या मोजिटो कुछ ऐसा ही नाम था, एंड दैट वाज अ 5 स्टार एंड इट वाज कॉस्टिंग 1715 समथिंग, 1700 कुछ रुपए। तो जब उन्होंने बोला सर आप भी क्या मजाक करते हैं, तो मैंने बोला चलो कर ही देते हैं। तो बोला हाँ, अपने नहीं लग रहे थे, देख लीजिए मेरे पास एक पैसे नहीं, मैं 1700 का अगर शरबत पी लूं तो मैं मर ना जाऊं, वो मुझे पचेगा ही नहीं, मैं छटपटाने लगूंगा कि ये फटेगा क्या होगा। अगर अपने जेब से लग गए तो यकीन मानिए। अब जब आया तो देखिए कैसे आया, नाम बड़े दर्शन छोटे। वही शीशे वाले ग्लास जिसमें हम शरबत नहीं देते, वही थोड़ा सा अच्छे सुंदर था, ग्लास बड़ा सुंदर लग रहा था। जी तो चाह कि शरबत उलेज दूं, ग्लास दे दे मैं लेके चला जाता हूं। और उसके ऊपर जो है वो छाता वगैरह ऐसे करके कुछ कटा हुआ, कुछ पुदीना वगैरह ऐसे रखा हुआ। वैसा देखूं घर में तो पुदीना डाला हुआ तो ऐसे ना पीऊं, पत्ते पुदीने के कुछ नीचे में सजाए हुए, बीच में जो है लेयर में जो है वो ग्रीन कलर के शरबत, ऊपर में फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह सजाए हुए, ऐसे करके छाता ये वो। सोचा पकड़ के ऐसे रखना है, और तब उसे पिया। यकीन मानिए पीने के बाद उससे अच्छा हमारे घर का शरबत रहता है। बस अंतर इतना ही था कि वो ग्रीन एप्पल का फ्लेवर था, ग्रीन एप्पल का जो अब मिलेगा। आप इस समय ग्रीन एप्पल मिलना शुरू हो जाता है, मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा होता है। तो कहा कि ऐसे ऐसे चीज वहां पे रहेंगे ना कैंटीन में तो बड़ा अच्छा होगा। कहा कि आखिर कैंटीन आप खोल क्यों रहे हैं। कहा इसीलिए कि देखिएगा फैक्ट्री वगैरह जो है वो सिटी से नॉर्मली क्या रहता है, दूर रहता है। जरा सोचिए जब सिटी से दूर रहता है तो अगर उस दिन राम दुलारी के साथ पंगा रामदीन का, और रामदीन ने जो है वो टिफिन नहीं दिया,
तो रामदीन खाएगा क्या? खाने के लिए फिर शहर में जितनी दूर आएगा वहां तो बस एक बार गाड़ी गई, फिर अब गाड़ी शाम में, तो वो खाएगा क्या? और अगर खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? तो कहा गया कि जहां इतने लोग काम करते हैं इसका मतलब वो बड़ा जगह होगा, और जब वो बड़ा जगह होगा तो मजबूरी है उसे शहर से क्या बनाना पड़ेगा? क्यों? देखिएगा, इसी में आपको पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंटल लॉ के भी कंप्लायंसेस होते हैं कि कौन सा फैक्ट्री कहां होना चाहिए। तो फैक्ट्री तो बड़ा है तो दूर होगा, दूर होगा तो बंदा जाकर के खाएगा कहां पे? यहां लक्ष्मी नगर में आपको देखिएगा हर तरह का खाना मिल जाएगा, मतलब सस्ता कड़ी चावल भी मिल जाएगा और महंगा से महंगा KFC और बाकी भी खुले हुए रहते हैं। लेकिन जहां फैक्ट्री के आसपास कुछ भी नहीं है वो बंदा खाएगा क्या? इसलिए बोला गया कैंटीन फ्री होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लायक खाना वहां पे क्या होना चाहिए? होना चाहिए। कितने वर्कर पे? और एक सेंस दिया गया कि जहां 250 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं इसका मतलब वो बहुत बड़ा फैक्ट्री होगा। बात भी सही है, और बड़ा फैक्ट्री होगा तो शहर से कहां बनाना पड़ेगा? दूर। अरे भाई 2-3 लोग जहां काम करते हैं वो आप इंडस्ट्रियल एरिया में कर भी लीजिएगा दिल्ली में, लेकिन मुझे बताइए 250-300 लोग वर्कर जहां काम करेंगे वो फैक्ट्री बड़ा होगा, उसे शहर से दूर नहीं बनाएंगे तो देखिए पॉल्यूशन एक तो ऐसे ही आएगा दिसंबर, देखिएगा क्या हाल होगा फिर से। चलिए, शेल्टर, रेस्ट रूम एंड लंच रूम व्हेन देयर आर मोर देन, याद रखिए फॉर एवरी 150 वन वॉट, लेकिन जैसे ही 150 से ज्यादा हुआ तो वैसे ही आपको क्या बनाना पड़ेगा? शेल्टर मतलब रहने का ठिकाना जो ढका हुआ हो, रेस्ट रूम, रेस्ट रूम का मतलब क्या वो चीफ गेस्ट हैं, आराम से जो है वो रेस्ट करेंगे। कहा भैया जितने देर का उसे रेस्ट दोगे उस रेस्ट पीरियड में वो रेस्ट कहां करे, क्योंकि वो फिजिकल वर्क किया है, उसका बॉडी जो है वो थक गया होगा, उसके रेस्ट का मतलब है अस्थिर से वहां पे बैठ सके, लेट सके, ऐसा जगह होना चाहिए। आप देखिएगा आपके घर में अगर कोई मजदूर काम करने आते होंगे, जिसे दिहाड़ी का मजदूर कहते हैं, देखा है काम पे जो आते हैं, जो सीमेंट ये सब का जब काम हो रहा होता है घर में पेंटिंग का, तो देखिएगा बीच आपने 2 तरीका है, एक तो आप ठेके पे दे दीजिए और एक दिहाड़ी पे। दिहाड़ी पे है कि आप सब कुछ ला के दीजिए, वो करता रहेगा, बस आप ध्यान रखिए कि वो डंडी मार रहा है क्या कर रहा है। अब उसी में अगर मान लीजिए कि आपने उसे रेस्ट दिया, तो जो उसका रेस्ट है बता देता है कि मेरा 45 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे का क्या रहेगा, बीच में लंच रहेगा। खाने के बाद जो भी जगह मिलता है उसी जगह पे जो है बस आराम से जो एक गमछा जैसा रहेगा पतला वाला, ऐसे मुंह पे लेगा और लेट जाएगा, सो जाएगा, और फिर उठेगा, फिर काम करने लग जाएगा। क्योंकि आप भी देखिए कभी कभी थक जाइएगा तो 10-15-20 मिनट, आधे घंटे भी अगर जो है वो आराम कर लिए तो फिर बड़ा फुर्ती सा आ जाता है, वो जो झुक रहे होते हैं वो खत्म हो जाता है। तो कहा गया कि जब आप मेंटल वर्क कर रहे हैं तो ये हाल है, फिजिकल वर्क में तो और ज्यादा बॉडी एग्जॉस्ट होगा। इसलिए कहा गया कि क्या दीजिए? शेल्टर दीजिए, रेस्ट रूम दीजिए, लंच रूम दीजिए, जहां पे वो बैठ करके क्या कर सके? खा सके। दौड़ते भागते में वही धूल में जो है वो खाएगा तो फिर कैसे खा पाएगा? और क्या मतलब हुआ फिर रेस्ट का? क्रेचेस व्हेन देयर आर मोर देन 300 हाँ जगह रहेंगे, 30 वर्कमैन वुमेन वर्कर। ये वुमेन वर्कर अगर है तो ये प्रोविजन लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। लेकिन ऊपर वाले चीज मैन वुमेन के लिए नहीं है, सिर्फ वर्कर के लिए है। 150 चाहे वो मैन वर्कर हो या कोई भी हो, वुमेन हो, अगर 150 हो गया तो हर 150 वर्कर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स, 150 से ज्यादा होने पे लंच रूम, रेस्ट रूम ये सब होना चाहिए, 250 से ज्यादा होने पे कैंटीन होना चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज, इन सब के अलावा, इन सब के अलावा क्या कहा? इन सब के अलावा अगर वहां पे 30 वुमेन वर्कर काम करते हैं तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? क्रेच प्रोवाइड करना पड़ेगा। और क्रेच का मतलब क्या होता है वो सुनिए। क्रेच का मतलब होता है कि जहां पे छोटे बच्चे को रखा जाता है। किन बच्चों को? छोटे बच्चे को जहां पे रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं। आप कहेगा सर ये सब प्रोविजन क्यों? एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये इसीलिए किया गया ताकि जो है वो जो भी हमारे लेबर क्लास के लोग हैं वो एक कंफर्ट जोन में रख सके। मान लीजिए कि आप सुनते होंगे कि अगर जो है वो अगर दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों वर्किंग है तो अपने बच्चे को जो जब ऑफिस जा रहे होते हैं, क्योंकि सरवाइव करना कम पैसे में पॉसिबल नहीं है, तो दोनों काम कर रहे होते हैं। अगर मान लीजिए एक ही काम कर रहा है, अच्छे जॉब में है, तो ऐसे केस में दूसरे लोग काम छोड़ भी देते हैं, या फिर जो है वो मैनेज कर लिया तो ठीक है। अगर दोनों के बिना घर ना चले तो क्या करना पड़ेगा? मजबूरी है, बच्चे को कहां छोड़ के जाते हैं? किसी प्ले हाउस या ऐसे जगह जहां बच्चे का वो ख्याल रखते हैं, वहां खाना पीना सब खिलाते हैं। जरा सोचिए, रामदीन, हरिया, राम खिलावन, उनको कितना पैसा मिलता है? दिन भर के दिहाड़ी के 500 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए ऐसे ही मिलते हैं। ऐसे केस में जो भगवान ने उनके घर पे बरकत भी इतनी दे दी है इंसानों की कि गुड्डू, चुन्नी, मुन्नी, बबली, पुंकी, बहुत सारे
जहां पैसे कम वहां इंसान की बरकत देख लीजिए। और मैंने पहले ही बोला, जहां पे पैसे ज्यादा वहां बच्चे जो है वो एक आध दिखेंगे। कह रहे हैं कि अब उतने लोगों का कैसे भरण पोषण करें। तो राम दुलारी कह रही है कि मैं भी आपके साथ चलती हूं, मैं भी काम करूंगी। आप देखिएगा साइट वगैरह पे दोनों काम कर रहे होते हैं, और काम कर रहे होते तो उसमें करना क्या है, बच्चे को रख दिया कहीं पे जो छोटे जगह है, जहां पे लोग ज्यादा नहीं है, जहां रूल से काम नहीं होता है, वहां पे दिन में मान लीजिए हमारे आपके घर काम करने आए, या जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा है, छोटा सा कंस्ट्रक्शन, 2 मंजिला मकान बन रहा है, 3 मंजिला मकान, वहां भी वो काम कर रहे होते हैं। बस बच्चे को छोड़ दिया। हमारे आपके घर में बच्चे को, उतने छोटे बच्चे को छोड़ के जाते हैं तो बोल के जाते कि देखते रहना बच्चे को, मतलब अकेला भी नहीं छोड़ना है, बच्चे को क्या देखता रहूं। याद है मुझे जब छोटा वगैरह था ना, तो फुआ वगैरह जो है वो कहती थी, मैं भी छोटा, हमेशा मैं ऐसे बूढ़ा नहीं आया था, मैं भी कभी छोटा था। तो जब मैं छोटा था तो बुआ वगैरह छोटे बच्चे अगर थे तो कहते थी देखते रहना इसको। उसको देखते रहने का मतलब क्या है कि बुआ नहाने वगैरह गई है तब तक देखते रहना। अब वो पैर ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं उसको देखते रहूं। अरे मैं बड़ा रहता तो कोई बात है, मैं भी बच्चा था, मुझे लगता था मैं जाके खेलूं ना कि इस बच्चे को ऐसे ऐसे कर रहा है और मैं उसे क्या करता रहूं, मैं उसे जो है वो देखता रहूं। गुस्सा तो ऐसा आता था कि तू देख अब तुझे दिखाता हूं। लेकिन बच्चा छोटा होता था तो नहीं करती, क्योंकि कुछ नहीं समझता, मैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम देख रहे। अब ध्यान आया कि ऐसा क्यों बोलती थी कि आंगन वगैरह में उसे रख देती थी ताकि धूप वगैरह लगे, वही धूप से विटामिन डी दिस दैट। लेकिन अभी वो इतना छोटा बच्चा कि कबूतर कौवा भी आके चोंच मार दे, कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम लोग बड़े थे तो भगाते थे, थोड़ा बड़ा होगा तो मचोड़ के ना रख दे वो कबूतर कौवे को। अब सोचिए वैसा ही छोटा बच्चा रहता है यहाँ पे, तो वो बच्चा एक कैसे खेलता है वो देखिए, एक पत्थर दूसरा पत्थर उससे मार रहा होता है बच्चा, नाक चूड़ा होता है, दोनों तरफ से जो है लाइट जल रही होती है, बीच बीच में जब उसे ज्यादा लगता है तो यूं ऐसे मारता है, यहां से यहां तक जो है वो बहुत अच्छे जो है वो स्ट्रक्चर बन जाते हैं। फिर जो है वो लिया पत्थर फिर खेल रहा होता है। जरा सोचिए पत्थर वगैरह से खेल रहा है, गाड़ी बगल से जा रहा है, कोई हादसा हो सकता है। इसी चीज का ध्यान रखा गया कि अगर राम दुलारी भी साथ में जाती तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बुरे वक्त में पैसे काम आएंगे। कहा गया कि इसीलिए उन्होंने प्रोविजन बनाया और कहा कि आप इनको क्या करेंगे, लेकर के जाएंगे, और वहां पे क्या करेंगे, बच्चे को जब लेकर के जा रही होती है उनके पास जो है, उन लोगों के पास कपड़े भी वैसे नहीं होते हैं जो हमारे आपके जैसे बेल्ट नहीं होते हैं, छोटे बच्चे को ले जा रहे होते हैं तो खास तरह का बेल्ट, कंफर्ट जोन, अपना ही पुराना साड़ी लेती है, उसी को 2-3 बार लपेटी ऐसे बांधी, बच्चा भी कस के पकड़ा रहता है कि मम्मा साड़ी पुराना है, फटा तो मैं भी गया, तो एकदम चमगादड़ की तरह जो है वो चिपका हुआ रहता है। अब उन बच्चों को जो है हम क्या करेंगे, अगर लेकर के जाएंगे तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, क्या क्रेचेज हो या ना हो। मुझे एक चीज बताइए, अगर लॉ में प्रोविजन नहीं होगा तो कोई मालिक क्रेचेज बनाएंगे और वहां पे स्टाफ रखेंगे, कहा कि आपको रखना पड़ेगा। अगर वहां कितने वुमेन वर्कर हैं, अच्छा किया बुरा किया, वेलफेयर ऑफिसर, जहां पे काम करने वालों की संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा, कहां 500 से ज्यादा, कहां 500 पे, ये 500 ही अगर हो गया तो क्या करना पड़ेगा, वेलफेयर ऑफिसर। ये वेलफेयर ऑफिसर क्या करेगा, कहा गया कि इस वेलफेयर ऑफिसर का काम बस यही देखना है कि ये जो वेलफेयर मेजर्स हैं वो हो रहे हैं या, कह रहा है कि अगर 500 लोग से ज्यादा नहीं है तब बनाने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी ये कॉस्ट भी तो आएगा फैक्ट्री और कंपनी पे। तो कहा कि लेकिन अगर इतने लोग हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर होना जरूरी है जो ये देखे कि वेलफेयर के ये मीन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नहीं। सही बताऊं तो बस इतने ही नहीं है, आपके कोर्स में इतना ही है, इसीलिए इतना बताया है। वेलफेयर मीन्स बहुत लंबा है, लेकिन हमारे लिए जितना सिलेबस है उससे ज्यादा हमने ये देख लिया है। सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, राइट डाउन द वेलफेयर मेजर्स अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या दे सकता है, सिचुएशन दे दिया, इतने ये वर्कर, इतने वे वाले वर्कर, इतने इतने वाले वर्कर। अब बोलेगा कि मेंशन द प्रोविजन विच नीड टू बी कंप्लाइड बाय ऑक्यूपायर ऑफ दिस फैक्ट्री, या बोल देगा यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी ओवर देयर, एडवाइज द ऑक्यूपायर फॉर प्रोविजन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट। दे पाएंगे उनको ओपिनियन, पहले नोट डाउन कीजिए, कीजिए छपाई फटाक से और बताइए, डन कीजिए, बताइए फटाक से, तेजी से कीजिए।
इसमें कोई चेंज है या एज इट इज है? ठीक है, फिर तो आप हैप्पी बर्थडे मनाए। अब निकलेगा वो, आपके पास बुक ही नहीं थे तो इसलिए पेज नहीं निकला ना। वो याद नहीं है, मैंने बोला था कि व्हेन एवरीबॉडी हैज बुक देन वी विल स्टार्ट द बुक। तब वो बुक से आपको दिखलाऊंगा ना कि उसमें क्या है कैसे। हमने तो पहले ही पढ़ा है कि जो चीजें हमारे थोड़े चेन में बन जाए, पहले कहानी में करेंगे, फिर क्या करेंगे, हम अपने जो है वो बुक को निकालते हैं, टिक लगाते चलते हैं। डन, बढ़े आगे। चलिए, तो हमने देखा फैक्ट्रीज एक्ट में एक प्रोविजन देखा हेल्थ को लेकर के, दूसरा देखा किसको लेकर के, सेफ्टी लेकर के, तीसरा वर्किंग आवर, चौथा वेलफेयर। बढ़े अब यहां से आगे। हाँ जी, पीछे वाले ब्लू ब्लैक, डन, बढ़ूं। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, यहां पे ध्यान रखिएगा ये जो वर्ड यंग पर्सन है, इस यंग पर्सन का मतलब क्या है। कह रहे हैं कि ऐसे हम किसी को यंग और किसी को ओल्ड एज के अकॉर्डिंग कह देते हैं, लेकिन यहां जब बोला जाएगा तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग कहा जाएगा। चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज शैल नॉट बी एम्प्लॉयड। तो सबसे पहला चीज तो प्रोहिबिशन, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम पे नहीं रखेंगे। एब्सोल्यूट क्या है, प्रोहिबिशन, नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसका उम्र 14 साल हो गया हो, याद रखिए 14 से कम, 14 से कम के बच्चे को हम काम पे नहीं रखेंगे। लेकिन अगर किसी की उम्र कितनी है, 14 साल या उससे ज्यादा, लेकिन कितने से कम है, 15 से कम, तो इसको हम चाइल्ड कहते हैं। जिसका उम्र 14 से कम हो उसे तो काम पे ही नहीं रखते हैं, लेकिन जिसकी उम्र 14 से ज्यादा हो, 14 या उससे ज्यादा हो लेकिन 15 से कम हो, उसको हम चाइल्ड कहते हैं। और ये किस कैटेगरी में आता है, यंग पर्सन के कैटेगरी में। जो एक कैटेगरी आया उसे कहते हैं चाइल्ड। एकदम ध्यान से सुनिए, आपके सर चाइल्ड में तो बच्चा होता है। यहां पे एक्ट में उन्होंने बोला कि यंग पर्सन को दो कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, एक चाइल्ड है और एक एडोलसेंट है, नाम दिया है। तो चाइल्ड इन्होंने किसको कहा है, इन्होंने चाइल्ड उसको कहा है जिसकी उम्र 14 साल या उससे क्या है, ज्यादा है, लेकिन किससे कम, उसे हम चाइल्ड कहेंगे। क्या उसे काम पे रख सकते हैं, हां या ना, रख सकते हैं। रीजन ये है कि हमारे देश में स्थिति बहुत बुरी है। कितने बार उतने उम्र के बच्चे को पूरे परिवार का जो है वो बेसिकली कहिए भार उठाना पड़ता है। रीजन ये कि रामदीन जो है वो कमबख्त निकम्मा निकल गया, जबरदस्त जो है वो गंगा जल का सेवन करता था, करते करते जो है वो एक दिन नाले में ही जो है वो जय माता दी। अब ऐसे में जो है वो परिवार का सारा बोझ किसके ऊपर,
आ गया चुन्नू पे आ गया। अब चुन्नू जो है काम ना करे तो काम कैसे चले, या तो चुन्नू जो है वो कहीं छीना झपटी करे या उसे काम करने दिया जाए। तो हालात को देखते हुए गवर्नमेंट अभी मजबूर है, 14 साल तक को तो बोलती है कि भाई जो भी होगा हम देखेंगे करेंगे, चाहे वो देखे ना देखे, लॉ तो बना ही दी है कि उतने तक को काम करने नहीं देंगे। लेकिन 14 साल से ज्यादा या 14 साल का है और 15 साल से कम का है तो वो चाइल्ड के कैटेगरी में आएगा, जो कि यंग पर्सन के कैटेगरी में आता है। एंड ही इज अलाउड टू वर्क, but instead of 9 hours in a day, he is allowed to work for how many hours? 4.5 hours। यानी कि 4.5 घंटे आप उसे काम पे रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि उसका बॉडी अभी वैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, उससे ज्यादा काम कर सके। वर्किंग आवर इनका जो होगा वो क्या होगा, इनका वर्किंग आवर कह रहे 6 AM से कहां तक, 10 PM तक हो सकता है। इसके बाद किसी शर्त पे नहीं होगा और इससे पहले किसी शर्त पे नहीं होगा, जबकि बाकी लोगों का स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के नाइट शिफ्ट में भी फैक्ट्री चल सकती है अगर परमिशन ले लिया गया है तो। एडोलसेंट किसको कहते हैं, ये भी यंग पर्सन है, सब यंग पर्सन का ही कैटेगरी है। कह रहे हैं कि 15 साल या उससे ज्यादा, क्योंकि देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, 15 ईयर्स है या लेस देन, यहां लेस देन है, तो यहां पे कह रहे 15 ईयर्स को टच कर जाए या फिर किससे ज्यादा हो जाए, 15 ईयर से ज्यादा हो जाए, लेकिन कितने ईयर से नीचे हो, 18 को टच नहीं किया है, तो वो क्या कहलाता है, एडोलसेंट। कहा ये उतना ही काम कर सकता है जितना काम एक एडल्ट वर्कर करता है, यानी कि जो 18 साल का उम्र हो गया तो वो क्या कहलाया, तब लॉ के अकॉर्डिंग एडल्ट कहलाया। उससे कम के 2 लोगों को बोला यंग पर्सन। किसको किसको, जिसकी उम्र 14 साल या उससे ज्यादा हो गई और 15 साल से कम है उसको बोला चाइल्ड, ही इज यंग पर्सन। 4.5 घंटे से ज्यादा एक दिन में काम नहीं करेगा। 15 साल से या उससे ज्यादा है, 15 साल या उससे ज्यादा है लेकिन 18 साल को टच नहीं किया है, ही इज ऑल्सो यंग पर्सन, लेकिन उसका नाम क्या रखा है, एडोलसेंट रखा है। वो कितने घंटे एक दिन में काम करेगा, कहा उसके ऊपर वही सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो प्रोविजन आपका जो है वो एप्लीकेबल एडल्ट पे होता है। तो आप कहेंगे तो फिर जो है वो कैटेगराइजेशन ही क्यों किया, चाइल्ड का तो समझ में आया 4.5 घंटे रखना है, कहा इसीलिए कि वो अभी जो है वो छोटा है, तो कहा छोटा है तो 4.5 घंटे कराते, उससे भी छोटा है तो काम नहीं कराते। कह रहे हो जितना वो काम करेगा उतना ही कर सकता है एडल्ट जितना करेगा। कहा एक कंडीशन रख दिया ना, अगर वो सिविल सर्जन से सर्टिफिकेट ले लेता है कि ही इज इक्वली स्ट्रांग एज एडल्ट तो हम उसे वो सारा काम करने देंगे, अदरवाइज चाइल्ड्स को जैसे 4.5 घंटे काम करने देते हैं उतना ही करने देंगे, उससे ज्यादा करने नहीं देंगे। ये बात क्लियर है। हमारे देश में अलग अलग इन्वायरमेंट और ज्योग्राफिकल एरिया में ग्रोथ अलग अलग होता है। हो सकता है कि आप जब मैं पढ़ाने के लिए आया था, माइंड नहीं करेंगे, तब भी जो है मैं इनके इतना स्ट्रांग नहीं था, हमारे ब्लू स्ट्राइप जितना मैं स्ट्रांग नहीं था। मेरा स्ट्रक्चर कैसा था मैं बताता हूं, जैसे हमारे ब्लू हैं और ब्लैक हैं, इनको जो है वो 30% कम कर दीजिए। तो ये स्ट्रक्चर मेरा था जब मैं पढ़ाने आया था, मतलब इतना ही जो है वो मेरा जो है वो, मैं रुमाल बांध करके बच्चों को 2008 में पढ़ाता था, लाल रुमाल, कि कभी इधर आता हूं तो आप मेरे तरफ देखते रहते हैं ना, हट जाता था तो बच्चों को दिखता नहीं था, तो मैं बोलता था बच्चों अब मैं इधर हूं, ये देखो रुमाल। तो इतना शानदार मेरा जो है, आप लोग 0 फिगर कहते हैं, मैं माइनस फिगर में था, इनविजिबल वाले में था। अब सोचिए अगर मैं मजदूरी करने जा रहा होता तो वैसे केस में मेरे से ज्यादा हट्टे कट्टे जो है वो 15 साल के मिलते या नहीं। अभी भी कभी कभी, अब तो मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं, यहां तक समझ लीजिए है, अभी भी मैं देखता हूं 12th का कोई बच्चा, सही में वो अगर 1 जमा के मुझे दे दे तो आपको ये सब्जेक्ट कोई और पढ़ाएंगे, यानी कि स्थिति नहीं रहेगी पढ़ाने की। बॉडी सबका अलग अलग होता है ना, तो कहा कि अलग अलग लोगों का अलग अलग ग्रोथ है, तो इसको कौन सर्टिफाई कर दे, अगर सिविल सर्जन इस बात को सर्टिफाई कर दे कि उसका इतना ग्रोथ हो चुका है बॉडी का कि वो जो है वो एडल्ट की तरह काम कर सकता है, उतने जो है वो बड़े लेवल का काम वो कर सकता है, उतना उसका बॉडी स्ट्रांग हो चुका है, तो वो उतना काम कर सकता है जितना 18 ईयर्स को टच करने के बाद जो काम करते हैं। क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसे हम क्या मानेंगे, है तो एडोलसेंट लेकिन उसे हम कितने देर काम, चाइल्ड वाला उसके ऊपर एप्लीकेबल कराएंगे। क्लियर है। ये हमने अपॉर्चुनिटी दिया, अगर, क्योंकि देख लीजिए हमारे और आपके बीच में अगर मैंने 2-2, 3-3 डिग्री ली हुई है, गरीब आदमी, तो मैं सारे कैपेसिटी में काम कर सकता हूं या नहीं,
करता हूं, पापी पेट के लिए बड़े काम करने पड़ते हैं। आपको पढ़ाता भी हूं, कंसल्टेंसी भी देता हूं। तो कहा गया कि कंसल्टेंसी सिर्फ सीएस का दे सकता हूं, कहा नहीं, चार्टर्ड हूं लंदन से, वो भी दे सकता हूं। एमबीए फाइनेंस हूं, फाइनेंशियल मॉडलिंग का दे सकता हूं। कहा गया कि एक्चुअली कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी, हाँ वो भी आ जाए तो वो भी दे दूं। कहा गया कि ये सारी चीज अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे ये रोका गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया। साथ ही साथ बुक का ऑथर हूं तो बुक भी लिख लेता हूं, थोड़े पैसे आ जाते हैं, उससे भी दाल रोटी चल जाता है। अब कह रहे हैं कि ये काम करने के लिए मुझे अलाउ किया गया या नहीं। तो क्या मेरे साथ जो है, या अगर कंपनी गवर्नमेंट ने ऐसा किया तो क्या गलत किया, मुझे इतने काम के अलाउ नहीं करना चाहिए। मैंने पढ़ा तब ना मेरे पास इतनी डिग्री आई। तो अगर मैंने पढ़ा तो क्या अगर अब मैं चाहूं उनको यूटिलाइज करना तो मुझे नहीं दिया जाए मौका। कहा गया बिल्कुल दिया जाए। वैसे ही जो मसल्स पावर पे काम करते हैं, अगर उनके पास ताकत पहले आई तो क्या उन्हें जो है वो उतना मौका ना मिले काम करने का। कहा बिल्कुल, हर आदमी के लिए अपॉर्चुनिटी अलग अलग है। रामदीन अपना ग्रोथ जो उसी से कर सकता है, ज्यादा काम कर करके कमा सकता है। मैं जो है वो अपना ज्यादा पढ़ा करके ज्यादा अपने मेंटल चीजों के जरिए कमा सकता हूं। इसी लॉजिक पे उसे परमिशन दिया गया। वर्किंग आवर क्या होगा, अंतर देख लीजिए। एडोलसेंट के लिए 6 to 7 PM ही है। क्यों है वो सुनिए। अच्छा मुझे क्या बताइए, आपको जाति नहीं लग रहा है। चाइल्ड को 6 AM to 10 PM तक, और इनको 6 AM to 7 PM तक है। लॉजिक बताइए क्या हो सकता है। हाँ, 14 साल तक के या छोटा बच्चा है तो इसका मतलब वो स्कूल भी जा सकता है, और स्कूल के लिए हमने उसे टाइम, क्योंकि ये तो पूरे एडल्ट की तरह कर काम करेगा तो उसे तो दिन भर काम करना पड़ेगा, लेकिन उसे तो 4.5 घंटे काम करने। हो सकता है कि सर्वोदय विद्यालय में जो है वो दिन के शिफ्ट में जा रहा हो, या जो भी स्कूल हो, मैं भी पढ़ा हुआ हूं गवर्नमेंट स्कूल से। तो अगर मान लीजिए कि शाम का शिफ्ट में मिला, कभी कभी होता है गर्ल्स के लिए मॉर्निंग शिफ्ट और बॉयज के लिए इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि बॉयज को बागर बिल्ले वो मानते हैं कि ये कभी भी आ जाएंगे तो इनको कभी भी बुला लो। गर्ल्स का जो है वो आफ्टरनून तक में बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है ना। तो उसी स्कूल में बॉयज भी, उसी स्कूल में गर्ल्स भी। आप देखिएगा, अगर थोड़ा अगर एक्सपीरियंस हो दिल्ली के ही स्कूल का, तो वहां पे देखिएगा दिन में लड़कियां पढ़ के गई, फिर 12 बजे से तो बच्चों का जो शाम में 6 बजे, 6:30, कभी कभी 7 बजे खत्म। तो कहते हैं तो वो पहले काम कर लेगा, क्योंकि खुद कमा रहा है तो पढ़ रहा है। इनके केस में तो इन्हें दिन भर काम करना है, इसीलिए 6 AM से क्या रखा, 7 PM रखा। क्लियर है, डन कीजिए फटाक से। आप समय वगैरह देख रहे हैं ना, इसमें टाइम, ईयर, समय मतलब वो नहीं क्लास खत्म कर नहीं। यहां समय का मतलब है यही 14 years, 15 years, ये सारा कुछ। क्यों, क्योंकि मैंने बार बार बोला है, अगर सीधे पूछे कि मेंशन द प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन अंडर, ऐसे ही पॉइंट देकर के लिखिएगा, दुख भरी कहानी वगैरह मत सुना दीजिएगा। इतने पॉइंट हमें चाहिए रहेंगे तब हम आपको मार्क्स देंगे। अब अगर कुछ और पूछे तो वो क्या पूछ सकता है, एज दे देगा, बोलेगा कि बताइए उसके ऊपर क्या प्रोविजन लगेंगे, तो देख लेंगे कि वो एडोलसेंट है, चाइल्ड है, क्या है। आप क्या चाहिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आए या थोड़ा, ठीक है, तो पहले ही दुखी हो जाइए, नहीं आएगा तो इसीलिए जो है वो थोड़ा क्या रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। आ जाए तो अच्छी बात है, अगर इंप्लाइड आ जाएगा तो डायरेक्ट तो वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर हम इस तरह से सोच लेंगे कि इंप्लाइड हमें आता है तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस। और यही घर पे जाकर के लिखने वाले काम में करना है, रटना नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगा लगा कुछ देकर रटना रहेगा। अब जहां मैंने बोला 150, 250, तो वो तो सही बात है, उसमें तो कोई उपाय नहीं, वो तो बार बार करना रहेगा। लेकिन उसके अलावा कम से कम एक फ्लो दिमाग में रहना चाहिए कि फैक्ट्री है भाई, ये मेजर्स हम अडॉप्ट कर रहे हैं। डन कीजिए, बताइए।
चलिए कौन कौन सा प्रोविजन देखा सबसे पहले? पहला था हमारा हेल्थ, फिर वर्किंग आवर्स, फिर उसके बाद ठीक है एनुअल लीव विथ वेजेज। क्या इनको कोई छुट्टी मिलेगी? और छुट्टी का मतलब क्या है कि भाई जहां छुट्टी मिले और पैसे ना कटे, छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी? आप काम छोड़ दीजिए, छुट्टी ही छुट्टी है। लेकिन यहां जो हम छुट्टी की बात कर रहे हैं वो ये है कि वर्कर हैविंग वर्क हाउ मेनी डेज, वो देखिए आपने पिछले साल अगर 240 दिन काम किया है तो ऐसे केस में अब इस साल हर जितने 20 डेज आप काम करेंगे उस पे आपको क्या मिलेगी? एक छुट्टी। और ये एक छुट्टी का मतलब है कि वो छुट्टी लेने पे पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन क्यों बोला जिसने पिछले साल 240 दिन काम किया है? अगर मान लीजिए नया वर्कर ही आज ही आया है और कहता है 20 दिन काम किया, एक दिन छुट्टी, कहता है वो नहीं, हम उसे वीकली ऑफ दे रहे हैं, ये उसके अलावा है। वीकली ऑफ जो आपको मिलता है वो अपनी जगह, जो वर्किंग आवर का कॉन्सेप्ट है 9 घंटा वो अपनी जगह, उसी अकॉर्डिंग आपने काम किया है। और कितने दिन काम किया आपने? जो पिछले साल अगर 240 दिन काम कर दिया तो अब हर 20 डेज के काम पे हम आपको क्या देंगे? एक छुट्टी। और वो छुट्टी आपका क्लब होता रहेगा, ये नहीं कि आज ले ही लीजिए, रखे रहिए। फिर जो है वो और 20 दिन काम किए, एक छुट्टी आपका ऐड होता जा रहा है। और जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप वो छुट्टी क्या कर सकते हैं? क्या उसके पैसे कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो ये अच्छा एस्पेक्ट है उनके लिए या नहीं है? क्या उनको वीकली ऑफ नहीं मिलेगा? वीकली ऑफ तो कंपलसरी है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो है कि वीकली ऑफ के अलावा जो आपने 6 दिन काम किए हैं, ऐसे ही 6 दिन काम करते गए तो 18 डेज, चौथे वीक में 2 दिन काम किया तो एक एक्स्ट्रा छुट्टी आपको मिल गई। नेशनल हॉलीडे वगैरह के अलावा ये है, वो जो छुट्टियां मिलती है वो तो अलग है। ये आपके काम किए जाने के कारण आपको 20 दिन पे एक छुट्टी मिली। और ये पेड लीव का मतलब है कि इसमें आपको जो है वो छुट्टी पे रहने पे भी क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। आपको जो है वो पैसे कटेंगे नहीं छुट्टी लेने पे, नहीं तो उसके अलावा पे करना पड़ता है। छुट्टी लीजिए तनख्वाह कटेगी। लेकिन चाइल्ड के केस में देखिए कितने दिन पे, ठीक किया या नहीं किया? बच्चे को कह रहे हैं कि हर 15 दिन के काम पे क्या मिलेगा? एक छुट्टी मिलेगा। अच्छा है, छोटा है, रामदीन बड़ा है तो उसको 20 दिन पे एक देते, इसको 15 दिन पे एक। इनका मैक्सिमम जो है वो छुट्टी 30 हो सकता है और चाइल्ड का कितना हो सकता है? 40। अब आप कहिएगा इसका क्या मतलब है? अगर 20 दिन पे एक छुट्टी मिलेगी तो आप कहिएगा सर साल भर में तो होगी भी नहीं इतनी। 20 दिन पे एक छुट्टी का मतलब है कि अगर पूरे साल में उसने 360 दिन काम किया, ठीक है, मान लिया 360 दिन, तो इसको डिवाइड कीजिए 20 से, तो कितने हुए? 18 छुट्टी। यही होगा ना मैक्सिमम। या 365 भी कर दिया तो भी तो पूरा नहीं हो रहा, बहुत होगा तो 19 होगा। आप कह रहे हैं कितना तक कम्युलेट हो सकता है? और वैसे ही इनका छुट्टी हर 15 दिन पे। कह रहे इसका मतलब यह है कि आपको छुट्टी नहीं लेना है तो छुट्टी ऐड करते जाइए। ये साल भी था, फिर अगले साल तो आएगा, आपकी छुट्टी जो है वो ऐड होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। लेकिन जब 30 छुट्टी हो जाएगा तो उसके बाद 31 छुट्टी ऐड नहीं होगा। आप कहिएगा तब सर क्या होगा? तो फिर वो आपका वेस्ट जाएगा। अगर पापा जॉब में या कहीं भी आप सुनते होंगे तो देखते होंगे कि एक खास तरह का छुट्टी जो है वो उसको इनकैश कर सकते हैं, उससे ज्यादा है तो लैप्स कर जाता है। इसलिए जो जॉब वगैरह में रहते हैं साल के अंत में जो 4 दिन छुट्टी लेकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि वैसे भी वो क्या होना है? लैप्स करना है। कहा गया कि अगर मान लीजिए किसने एक दिन की ले ली तो ठीक है, अब 29 हो गया तो फिर अब हर 20 दिन काम करेगा तो एक और हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। लेकिन 30 के बाद 31 तब तक नहीं होगा जब तक आपका इधर एग्जॉस्ट, यानी 31 छुट्टी लगातार नहीं होगी। जैसे ही 30 हुआ फिर हमने 20 दिन काम किया तो अब हाँ फिर ये छुट्टी ले लीजिए, ये इसमें से 15 छुट्टी ले ली। अब फिर जो है वो एक दिन 20 दिन काम किया तो 15 से कितनी हो गई छुट्टी? 16, 16। फिर 20 दिन काम किया तो 17। जरूरत पड़ गया 2 दिन की छुट्टी की, ले लीजिए फिर 15 पे। फिर चलते जाएगा, फिर जरूरत ही नहीं पड़ा, 30 पे पहुंच गए, कोई बात नहीं है। अब फिर 20 दिन काम किया तो 31, 31 छुट्टी नहीं होगी। ऐसे ही किसके लिए ये 40 दिन है? चाइल्ड के लिए। क्लियर है? डन कीजिए। सेक्शन वगैरह आपको ध्यान नहीं रखना है, बस है कि गलती से ध्यान रह जाए तो रह जाए, रटना नहीं है कि ये बात फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन किस में लिखा हुआ है? 79 में। कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा।
आप कहिए सर आप हमें अपना जैसा ना समझे, हम तो ये भी याद रख लेंगे कि सेक्शन 79 में है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने बोला कि ये नहीं कि 79 याद रखने के चक्कर में ये 15, 30, 40, 20 इसको उल्टा पुल्टा कर दें। 79 नहीं लिखने पे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन जहां 15 वहां अगर 20 किया तो डबल मिलेंगे। मार्क्स नहीं, लड्डू, छोटा भीम का बड़ा सा। डन। अब आ गए हम लोग उस मुकाम पे जिसके डर से ऑक्यूपायर सारे प्रोविजंस को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। हमने 5 एस्पेक्ट देखे हैं, एक बार फटाफट करें। सबसे पहले ये एक्ट एप्लीकेबल किन के ऊपर है, हर वो जगह जो क्या है फैक्ट्री है, उनके किस पर्सन को ये कंप्लायंस पूरे करने हैं, ऑक्यूपायर, जिसको हम लूज लैंग्वेज में कह देते हैं मालिक, मालिक कह देते हैं, उसको ही जो है ऑक्यूपायर द मैनेजर कहते हैं। उनको फुलफिल करना है। उनको जो फुलफिल करना है वो हेल्थ से रिलेटेड कंप्लायंसेस करने थे, सेफ्टी से रिलेटेड करने थे, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड था, फिर वेलफेयर से रिलेटेड था, यंग पर्सन से, और एनुअल। क्या इतने ही प्रोविजन है फैक्ट्रीज एक्ट में? नहीं, बहुत प्रोविजंस हैं जो उनको कंप्लाई करने हैं। आपके लिए इतने ही मेन प्रोविजन क्या किया गया है, कोर्स में दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, जितना है उतना ही जानलेवा है, क्योंकि एक चैप्टर में 16 ऐसे एक्ट पढ़ने हैं। जस्ट इमेजिन अगर गलती से पूछ दे कि राइट द नेम ऑफ ऑल द एक्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो वो भी अपने आप में मुश्किल क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया? यहां तो उसमें से प्रोविजन पूछे जाने की बारी है। अब अगर उन कंप्लायंसेस को आपने फुलफिल नहीं किया, कौन सा, सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग आवर, जो भी हमारा वेलफेयर मेजर्स था, एनुअल लीव वाला, क्रेचेज वगैरह जो जहां थे, अगर नहीं किया तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। राज्याभिषेक करेंगे, दूध से नहलाएंगे ऑक्यूपायर को, जो है उन्हें जो है वो बाहुबली की तरह जो है माहेश्मती का सिंहासन देंगे। देखिए अब क्या करने वाले हैं। फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और इस एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट किया जो पढ़ाया हूं, या इस एक्ट पे कोई अगर रूल भी बना हुआ है, तो रूल बनता है चीजों को, प्रोसेस को पूरा करने के लिए। कहा कि इस एक्ट से रिलेटेड आसान शब्दों में कुछ भी गड़बड़ घोटाला अगर किया तो इन जनरल आपको फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, पोसंपा भाई पोसंपा, कितने दिन तक के लिए, 2 साल के लिए, और एंड दोनों लिखा हुआ है। साथ में हम आपसे कितने तक का फाइन ले सकते हैं, 1 लाख का। इच्छा हुई तो दोनों लेंगे, लाख रुपए तक का फाइन भी ले सकते हैं, और आपको फ्री लंच, फ्री एकोमोडेशन कितने साल तक का, 2 साल का। इच्छा हुई तो 1 महीने की देंगे, 2 महीने की देंगे, देखेंगे कितना बड़ा कॉन्ट्रावेंशन किया। ज्यादा इच्छा हुई तो कहां तक ले जाएंगे, 2 साल तक आपको जो पूरा अतिथि सत्कार देंगे। और फाइन कितना तक लगा सकते हैं, 1 लाख है या 1 लाख तक? ध्यान रखिएगा, कुछ जगह पे मिनिमम भी बताऊंगा, मिनिमम नहीं बताया है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो चाहे तो 10 रुपए का भी लगा सकते हैं। मैक्सिमम कितना इंप्रीजमेंट है, 2 इयर्स। 1 दिन का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है। आपने एक बार कॉन्ट्रावेंशन किया, ध्यान से समझिएगा, और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये क्या मतलब हुआ, मैंने आपको बोला कि आज का रिवीजन अगले क्लास में करके आएंगे। अब आप अगले क्लास में आते हो, रिवीजन करके नहीं आए हैं, कॉन्ट्रावेंशन है या नहीं? कॉन्ट्रावेंशन है तो मैंने आपको सुनाया,
अब बोलेगा सर सुनाते भी हो तो अच्छा है, अगले दिन आना ही नहीं है। तो सुनाया आपको कि भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। अब जब सुना दिया तो आप सोचते हैं कि छोड़ो, मेरी बेइज्जती खराब कर ही दी। अगले दिन भी नहीं आप रिवाइज करके आए। क्यों? क्योंकि आपने सोचा जब मुझे सुना ही दिया गया तो अब तो मुझे करने की जरूरत है नहीं, मुझे तो डांट लग ही गया। अब अगर अगले दिन भी नहीं आए तो कॉन्ट्रावेंशन मेड गुड हो गया या कंटिन्यू है? मेड गुड का मतलब होता है जो गलती किया ठीक कर लेना। कल नहीं करके आए, मैंने बोला नहीं करके आए नालायक, या जो भी बोला होनहार, आप अगले दिन कर लिए और बोले सर दिल पे लग गई, पूछ लो सर कुछ भी, कर लिया, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन मेड गुड हो गया। अगले दिन भी आते फिर भी नहीं करते हैं, तो कंटिन्यू है या नहीं कॉन्ट्रावेंशन? जैसे ही 150 लोग हुए और आपने जो है 150 से ज्यादा हुआ और आपने क्या नहीं रखा, 150 से ज्यादा पे हमारा क्या है, रेस्ट रूम, रेस्ट रूम नहीं बनाया। 150 से ज्यादा है और फर्स्ट एड बॉक्स एक नहीं है, तो जिस दिन हुआ उस दिन अगर नहीं इंतजाम किया तो कॉन्ट्रावेंशन तो उसी दिन हुआ, अगले दिन भी रेस्ट रूम नहीं कराया। क्यों? आप सोचते हैं ये तो हो ही गया, अब क्या करें? अगले दिन वो चीज कंटिन्यू है या नहीं? अभी भी रेस्ट रूम नहीं बना है, 5वां दिन, कॉन्ट्रावेंशन कंटिन्यू या नहीं? तो ऐसे हर दिन कंटिन्यू रहने पे कितने हैं? 1000 हर दिन का चलता रहेगा। इधर एक बार का जो मिला सो मिला, आप जेल में भी फिर भी चल रहा है ये कार्यक्रम, और हर दिन के कॉन्ट्रावेंशन का कितना? 1000 ऑन कॉन्ट्रावेंशन पर्टेनिंग टू सेफ्टी और डेंजरस ऑपरेशन। सेफ्टी को लेकर के अगर कुछ गड़बड़ किया तो जो ऊपर में मिला वो तो है ही, इन एडिशन टू दैट स्वीट डिश के रूप में जो मिलेगा वो देखिए। मेन कोर्स तो ऊपर में है, एक्ट को कॉन्ट्रावेंट किया, सेफ्टी को लेकर के कुछ पॉइंट दिया हुआ या नहीं दिया हुआ है? सेफ्टी में जो है वो क्यों इतना जो इंफेसिस दे रहे हैं? जान जाने वाली बात है, मूविंग चीज है, कहीं पे भी जो मशीन में लगा हुआ है, आपने फेंस नहीं किया, मैंने बताया कट कट कट, अकेला राम दिन अब 2 राम दिन, डबल मेहनत करेगा ज्यादा पैसा आएगा, कहा नहीं, जिंदा नहीं है। अब देखिए यहां पे इस केस में नॉट लेस देन व्हाट, इसका मतलब अच्छा है ये वाला हुआ, अब तो ये लगेगा नहीं। कहा बॉस ये तो मैक्सिमम लिखा हुआ है, मिनिमम ये अब आपके लिए और कंपलसरी हो गया, और अगर कहीं जो है वो सीरियस इंजुरी सिर्फ हुआ तो? ये कब हुआ? जब आपने चीजों को कंप्लाई नहीं किया, या डेंजरस वर्क था जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट फ्यूम निकलता था, आपने मास्क वगैरह नहीं दिया। कह रहे ऐसे केस में इंजुरी हुआ, लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, कह रहे उनको जो कंपनसेशन देंगे दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये तो फाइन है। ये मत सोचिए कि रामदीन को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उसके लिए पढ़ाऊंगा इंप्लॉय कंपनसेशन एक्ट, वो रामदीन को मिलेगा। ये तो फाइन पेनल्टी है जो रामदीन को थोड़ा ना दिया जाएगा, ये ऑक्यूपायर किसको देगा? ऑथोरिटी को दिया जाता है फाइन पेनल्टी, लेबर मिनिस्ट्री में सारा पैसा जाएगा। सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेम प्रोविजन, एक तो कॉन्ट्रावेंशन किया, उसको मेड गुड कर लिया कि अब नहीं होगा, काम खत्म। कॉन्ट्रावेंशन क्या कंटिन्यू हो रहा है, तो जब तक कंटिन्यू होगा चलता रहेगा। एक बार कर लिया, उसका फिर अगली बार वही गलती, एक बार नहीं याद करके आए, मैंने पूछा नहीं, अगले दिन लेकिन सुना दिए, कॉन्ट्रावेंशन किया लेकिन फिर मेड गुड कर लिया, आइला फिर एक सप्ताह बीता, फिर अगले दिन बोला करके आने नहीं किया, तो अब इस बार आपने दूसरी बार किया है। पहली बार के बाद जितने बार भी करते हैं उसको सब्सिक्वेंट कहते हैं, चाहे वो दूसरी बार हो, तीसरी बार हो, चौथी बार हो, दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट। अब अगर सब्सिक्वेंट किया तो अब बताइए, पहली बार जितना डांटा था उतना ही डांटूं, मेरा बस चले तो पीटूं? वैसे चलता नहीं है, मना किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब मार पिटाई अलाउड नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तो क्यों चीजें याद रहती थी पता है? अगर कुछ याद नहीं तो टीचर कैसे बात करते थे, पकड़ लिया बाल, बच्चा यहां हिल रहा है, बड़ा हीरो बनता रहता, बात आपसे कर रहे हैं और उसको हिला रहे हैं, ये लगता है उसका उखड़ जाएगा, ऐसे पकड़े हुए हैं, नालायक कहीं का। उस दिन देखे थे बाजार में हीरो बन के घूम रहा था, अब स्पीड तेज हो गया है, मजाल है बच्चा को तो बस ऐसे ऐसे आंख से आंसू जो भी गिर रहे हो, और पकड़ते थे कौन सा पोर्शन, मेरे तो बाल भी उड़ गए हैं, है भी नहीं उतना, ये यहां वाला पोर्शन जो दर्द करता है, कभी कभी तो उनके हाथ में आ जाते थे, वो हट नालायक कहीं का, उसी के शर्ट में पोंछ भी लेते थे। अब यहां पे ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन तब आपने दूसरी बार ये गलती की। अगर ये दूसरी बार गलती की कौन सा, पहली बार जो है आपने जब ये किया था 150 वाला फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था, अब जब संख्या 300 हुई तो फिर दूसरा बक्सा भी नहीं लाया,
तो ये दूसरी बार ये गलती किया है या आपने नहीं किया है? अगर ये किया है तो पहले से जो है वो क्या करें, ज्यादा पनिशमेंट है या कम? लॉ तो यही कहता है, तो जो लॉ कहता है वो यही है, लॉजिक भी यही है। 2 साल की जगह कितने तक? अब देखिए, पिछली बार मिनिमम फाइन था, मिनिमम नहीं, मिनिमम फाइन नहीं था, मिनिमम 1 रुपया भी हो सकता था, डिपेंड करता है जज के ऊपर। लेकिन इस बार कह रहे बॉस सिर्फ कॉन्ट्रावेंशन साबित हो जाए तो 10,000 तो देने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम जो 1 लाख था वो कहां तक? तो देखिए इधर 2 साल से कहां, और यहां कोई मिनिमम नहीं था जो कि मिनिमम हो गया, और जो मैक्सिमम 1 था उसको क्या कर दिया, ठीक किया या नहीं किया? और यही तो लॉजिक भी आपका है, एक ही चीज को बार बार गलती करेंगे तो पेनल्टी तो बढ़ना चाहिए। एक बार गलती और बार बार किए तो बदमाशी, तो इसकी ये सजा है, डन कीजिए। प्रोविजन में इसमें चलिए पहले और आगे बढ़ते हैं, फिर ही कीजिएगा, क्योंकि अभी आपका मेरा जो है वो सीक्वेंस टूटेगा। और गलतियां देखते जाइए, यानी कि और देखिए फाइन पेनल्टी। आपने जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट किया, किसको? इंस्पेक्टर को। क्या करने से? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे थे कि क्लीन है या नहीं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर आते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए एकाएक कि भाई सब साफ सफाई तो है, बोल करके आएंगे तो सब तो ऐसे ही साफ रहेगा। तो जो है वो आए। अब अगर आए तो आप आगे खड़े हो गए कि तुम्हें फैक्ट्री में इन करने से पहले मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। गेट वगैरह बंद कर दिए और इधर बोले सब ठीक करो रे, सब ठीक करो, ओवर क्राउडिंग है, सब अस्त व्यस्त है, और आप क्या बोल रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। अगर ऐसा है तो देखिए इंप्रीजमेंट कहां तक एंड फाइन कहां तक? 10,000 तक हो सकता है। रॉन्गफुल डिस्क्लोजिंग रिजल्ट पर्टेनिंग टू रिजल्ट एनालिसिस। आपसे हम बीच बीच में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आपके फैक्ट्री में बताइए कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज करते। क्या रेडियो एक्टिव एक्टिविटी कहीं नहीं होता है? फैक्ट्री में ही तो होता है। केमिकल का वर्क नहीं होता है। हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि केमिकल जो वर्क होता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब जो गंदगी निकलती है, वो किस लेवल का उसमें पॉइजन है, टॉक्सिक सब्सटेंस कितना है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि कौन सा मास्क दें उन्हें, वरना नुकसान होगा। देखते मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, सिर्फ एक पेंट होता है, पेंट, ये सब जो पेंटिंग होता है कैसा स्मेल आता रहता है। आप सोचिए जरा, उस पेंट को ही बस अगर गिरा कहीं तो ये पेंट बनता भी होगा। तो जब ये बनता होगा तो वेस्ट नहीं निकलते होंगे, उसी में वो काम कर रहे होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पेंट जैसे चीज से नशा करते हैं। और जो आपका इरेजर नहीं होता है, व्हाइटनर, जो पेन वगैरह को लिखते हैं और व्हाइट ऐसे चला देता है, क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो एक, तो वो जो है वो खास तरह का सीसी में रहता है। मैंने देखा हुआ जुगी के कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसे रुमाल पे ऐसे डालते हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है। और तब एक तो मुंह पहले ही अजीब लगता है, ऊपर से ऐसे मैंने देखा है। मैंने अपने कूड़े वाले को अपने आंखों से ये करते हुए देखा है, जो कूड़ा हमारे घर से उठा के ले जाता है, वो 3 बच्चे वगैरह हैं, वो ठेले पे लेके जो जाते हैं फिर मेन जगह फेंकते हैं, नीचे खड़ा है और ऐसे करके। तो मेरी थोड़ी आदत है एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, ह्यूमन साइकोलॉजी, समझना कि कर क्या रहा है। तो देखा अरे कोरेक्स से कुछ ऐसे करके नाम था जो व्हाइटनर होते हैं, और उसको बस ऐसे ऐसे करके किया, ढक्कन लगाया, उसके बाद उसका देख उसके नाक में दे रहा है। दोनों का नाक पहले से ही आधा उठा हुआ है, सूंघ सूंघ करके ही है, और शरीर ऐसा कि फूक दीजिएगा तो मर जाएगा। मतलब क्योंकि ऐसे तरह की चीज को कर रहा है। खाने के लिए पूरे पैसे नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजों को बोला कि ये आप क्या करेंगे, गलत डिस्क्लोज किया हमें। उसमें ज्यादा जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस था, आपने हमें क्या बताया, गलत बताया। वहां पे लोगों के हेल्थ को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? अगर हुआ तो आप जाइए फ्री लंच फ्री डिनर में, कितने दिनों के लिए? 6 महीने तक के लिए। और फाइन कितना तक? और दिमाग अगर ढीला हुआ या दिमाग जो है वो आटा माजी सटक ली तो फिर क्या करेंगे? दोनों ही देंगे। फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन पर्टेनिंग टू कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑक्यूपायर, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर और राइट ऑफ वर्कर टू वर्क इमिनेंट डेंजर। अगर कोई कहीं काम कर रहा है तो सबसे पहले आप रामदीन को बताइए, रामदीन यहां पे पत्थर की घिसाई होती है, यहां पे सीमेंट का वर्क होता है, उससे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल निकलते, इससे इंसानों को सिलिकोसिस नाम की बीमारी तक हो सकती है, जिससे लंग्स खराब हो जाता है। हम सेफ्टी का इंतजाम करेंगे, लेकिन ये खतरा है, यहां पे करोगे मंजूर है, उसी के अकॉर्डिंग वेजेज भी मिलते हैं। अगर आपने ये बताया नहीं और उसको काम पे रखा,
क्या फर्क उसे पड़ रहा है। आप देखिएगा सीमेंट का जो बोरी ढो रहे होते हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं उसकी लाइफ कितनी है, ज्यादा दिन नहीं बच सकता, क्योंकि वो सीमेंट इतना हार्मफुल है और वो जब एलिमेंट जाता है बहुत नुकसान करता है। क्या करे, यहां तो कल का ठिकाना नहीं, खाएंगे क्या, तो लंबा आयु कौन देखे। कल जिएंगे तब ना वर्षों जिएंगे, एक एक दिन से ही तो वर्षों जिएंगे। पहले कल खाएंगे तो बचेंगे, कल खाने को नहीं रहा तो 10 साल उम्र भले कम हो जाए, लेकिन नहीं खाएंगे तो ये तो आज मर जाएंगे। तो कहा कि आप उनको ये बताइए, और ये चूंकि उनके सेफ्टी से रिलेटेड, तो इस केस में देखिए इंप्रीजमेंट कितना। अब आप देखिए ये खतरे वाली बात है, किसी को बरगला करके आप रख रहे हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग देखिए 3 साल से बढ़ा करके कितना कर दिया, और फाइन कितना कर दिया। लेकिन यहां पे अगर कंटिन्यूएशन है, यहां कंटिन्यूएशन था तो देखिए कितना लगाया था, लेकिन इसमें कंटिन्यूएशन के कारण हर दिन उसके जान पे खतरा बढ़ता जा रहा है। कितना है। और एक चीज और देखिए, इंप्रीजमेंट जो है वो 7 से बढ़ करके कितने साल, अगर ये कॉन्ट्रावेंशन कितने दिन तक चल जाता है, इसीलिए क्योंकि अगर ये लगातार वहां चला तो पता नहीं कितने लोगों के हेल्थ को नुकसान होगा। तो हम लॉ बना करके प्रोटेक्ट ही तो कर सकते हैं। क्यों इतने कड़े कानून बनाए गए, क्योंकि हमारे देश में कानून अगर जो है वो क्या बने, कड़ा बन जाए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ा सा क्राइम रुक जाता है। आप मुझे क्या बताइए, अभी आपने देखा ना मोटर व्हीकल्स एक्ट चेंज हुआ है, पहले 100 रुपया जो है वो लगता था, आप अगर जो है वो रेड लाइट को क्या कर रहे हैं, अब शायद 5000 कर दिया गया है, 5000। हेलमेट नहीं पहनने पे 100 था, अब 1000 कर दिया गया है। देखिएगा नया जो अभी आया है, जो पास हो चुका है। पहले क्या होता था कि लोग जो है वो रेड लाइट पे खड़े हैं, ट्रैफिक वाले मामू हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं, जैसे ही जो है वो रेड लाइट है आप करें हुई हुई, तो ट्रैफिक वाले मामू बोले, आप बोल रहे हुई, वो बार बार बोल रहा है, आप बोले वो बोला है, आप बोलते निकल गए। बस उन्होंने कॉल कर दिया, अगले पकड़े भी गए, पकड़े गए तो आपने स्टाइल से यहां से 100 का पत्ता निकाला और दे दिया, ऐसे करके दिया, ऐसे वैलिड करके ऊपर में रखे हुए थे, दे दिया। अब वो क्या कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ कर सकता है। उसने चालान काट दिया, चालान आपको दे दिया, आपने नेहरू जी की तरह उसे यहां लगा लिया, चाचा नेहरू की तरह। क्यों ये गुलाब का फूल आपने लगा लिया, क्योंकि आज और 24 घंटे आपका रेड लाइट जंप करने का चालान नहीं कट सकता। मतलब आपको खुली छूट मिल गई सबका मर्डर करने का। आज आप जितने भी रेड लाइट आप जंप कर, क्योंकि 24 घंटे के भीतर सेम चालान नहीं कटता था पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग। अब क्या किया है, एक तो लगेंगे 5000, और दूसरा अगर सेम डे आपका दूसरे बार कॉन्ट्रावेंशन हो गया तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक बार पंच कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा पंच पूरे लाइफ में 3 बार हो गया तो आप पूरे जिंदगी, इस जन्म में पुनर्जन्म लेके फिर आ सकते हैं, इस जन्म में आप इंडिया और वर्ल्ड के किसी कोने में जो है वो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अब देखिएगा कि रेड लाइट जंप करना कितना कम हो जाएगा। पहले हेलमेट नहीं पहन, जानबूझ करके हेलमेट यहां रखे हुए हाथ में, अबे चलना, और अच्छा लगता था, चलना उस गली से तुझे निकालता हूं, मस्त, कुछ नहीं। भैया हेलमेट रखे हुए हैं, पहन लोगे तो क्या है जो उस गली से चले जाएंगे। वो हेलमेट पहनना आपके लिए ही तो है। अब उस पे 1000 का रखा है, अब हेलमेट पहनेंगे लोग। 100 रुपए का पहले था, अब कितना अफसोस होगा कि एक नहीं 4 पहन लेता, इससे अच्छा 1000 रुपए चले गए। तो कभी कभी आपके सुरक्षा के लिए भी क्या करना पड़ता है, एक्ट को मजबूत करना पड़ता है। तो हमने देखिए 16 में से एक एक्ट क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब आपके पास नेक्स्ट क्लास में कोशिश कीजिएगा सबके पास बुक हो, तब हमारा खुद ब खुद स्पीड अप, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम जाता है, समझा हर चीज, और आपके पास जब बुक रहेगा तो और समझाने में मजा आएगा। क्यों, क्योंकि समय हमारा कम लगेगा और हम चीजों को और क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एज इट इज जो है वो आपके बुक में क्या किया हुआ है, ये दिया हुआ है बड़े अच्छे से पॉइंट्स बना बना करके। तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट के प्रोविजन तो पढ़ लिए, लेकिन अब कह रहे बस इतना ही। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि हम सारा फैसिलिटी तो दे रहे हैं, लेकिन जब वो काम करने के लिए आ रहे तो रामदीन को बोल रहे 300 रुपया। अगर आप कभी देखे हो, मैं एक इलाके से आता हूं, उस जगह का नाम लेबर चौक है, वहां पे लेबर खड़े रहते, जैसे जैसे दिन ढलता जाता है उसका मुंह देखिएगा, सुबह में मुंह जो है वो खुला हुआ रहता है, छोटा सिकुड़ता जाता है, क्योंकि पता नहीं आज अब काम अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई मुझे आज काम पे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। ऐसे में आप जाकर के उसे कहते हैं कि घर का काम है, 200 रुपए दूंगा, तो
तैयार हो जाएगा। इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया और कहा कि कितना वेजेस देंगे वो अलग अलग तरह के जो है वो एक्ट अलग अलग तरह के काम में अलग अलग रहेगा, हर राज्य में अलग अलग रहेगा, इवन एक राज्य में भी अलग अलग हो सकता है। डिपेंड करता है कि वहां पे उस काम की कितनी रिक्वायरमेंट है, कैसे ये बनता है, कैसे इसे फिक्स करते हैं और नहीं फॉलो करने पे क्या पनिशमेंट मिलता है, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को क्या करेंगे, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, घर पे लिखने का काम करते रहिएगा। दिक्कत हो, मैंने फोन नंबर दिया है, उस समय पे कॉल कर सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए आपकी मेरी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।